तो हमने जामुन को दूध में डाला और फिर क्या हो गया, दही जम गया। लेकिन उस जामुन में ऐसा था क्या, उस जामुन में ऐसा था क्या कि दही जम गया। साउथ साइड जाते हो, साउथ में दक्षिण भारत जाते हो, दक्षिण भारत में क्या आता है आपका, केरल वेरल ये साइड आता है। तो वहां पे जब आप जाते हो तो आपको एक ड्रिंक परोसी जाती है पीने के लिए, और वो बहुत ही टेस्टी होती है। आप बोलेंगे मैम आपको सब टेस्टी लगता है, हाँ यार टेस्टी तो होती है। ठीक है, आपने कहा बहुत सारी चीजें, आपने कहा निरमा ले लीजिए, वॉशिंग पाउडर निरमा। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बहुत सारे रासायनिक कीटनाशक छिड़कते हैं, लो भाई लो भाई लो भाई लो भाई। उससे क्या होता है, प्रदूषण होता है, वो पौधों की जड़ों में जाते हैं, मिट्टी में जाते हैं, फिर उसको हम खाते हैं, फिर हमें 100 तरह की बीमारी होती है। इसी हे मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब, मैं हूं आपकी बायोलॉजी एजुकेटर अपराजिता सिंह, और फिजिक्स बाय पंकज सर की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब, उम्मीद है सब अच्छे से होंगे। लास्ट चैप्टर जो हमने पढ़ा वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आपने इतनी सारी चीजें पढ़ी, कैसे बीमारियां होती हैं, हम उनसे कैसे बचाव करते हैं, क्या क्या उनके लक्षण होते हैं, तो आई एम श्योर आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा ना। तो वैसे ही आज का ये जो चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं, मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, अगेन बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आपको पढ़ के बहुत मजा आएगा, बिल्कुल भी टफ नहीं है, और बहुत छोटा सा चैप्टर है, आसान सा चैप्टर है, पर हाँ यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, तो ये हमें थोड़ा ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, तो बिना किसी देर के चलिए शुरू करते हैं अपना चैप्टर। आ जाइए भाई। ठीक है, तो हमारे चैप्टर का नाम क्या है भाई, मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, ये हमारे चैप्टर का नाम है। तो अब आप मुझे बताओ, क्योंकि मैंने अभी तक आपको इतना पढ़ाया है कि सूक्ष्म जीव कौन कौन से होते हैं भाई, इतना तो हम पढ़ चुके हैं ना। कौन मुझे बताने वाला है, कौन ऐसा अच्छा बच्चा है जो ये मुझे बताने वाला है कि हाँ मैम ये होते हैं सूक्ष्म जीव। क्या क्या पढ़े हमने आज तक, बताओ। तो पहले देख लेते हैं सूक्ष्म जीव क्या होता है। ठीक है, तो देखो सूक्ष्म मतलब क्या होता है, छोटा। ठीक है, जीव तो आप समझ ही रहे हैं, है ना। तो ऐसा अब इतना छोटा है, इतना सूक्ष्म है, तो हम उससे किसको देख, सॉरी, हम उससे उसे किससे देखेंगे। आप बोलेंगे मैम सूक्ष्मदर्शी से देखेंगे। क्यों, हमने सूक्ष्मदर्शी क्यों बनाया, हमने सूक्ष्मदर्शी इसीलिए बनाया ताकि हम जो सूक्ष्म जीव हैं जिनको हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं, हम उन्हें देख सकें। ठीक है, तो परिभाषा क्या बनी, रटना नहीं है, देखो परिभाषा यहीं से बन जाती है, ऐसे जीव जिनको केवल सूक्ष्मदर्शी से मदद से देखा जा सके, ऐसे जीव जिन्हें सिर्फ और सिर्फ सूक्ष्मदर्शी की मदद से देखा जा सके, उन्हें ही हम क्या कह देते हैं, सूक्ष्म जीव कह देते हैं। ठीक है, अब देखो जैसे मान लो कोई एक सूक्ष्म जीव है, तो आप उसको ऐसे नहीं देख सकते हो, लेकिन अगर सूक्ष्म जीव की पूरी कॉलोनीज है, जब हम लैब वगैरह में उनको रखते हैं, तो जब उनकी की पूरी कॉलोनीज होती है तो आप उनको देख सकते हैं। लेकिन अदरवाइज आपको एक सूक्ष्म जीव या कुछ सूक्ष्म जीव देखने तो आपको माइक्रोस्कोपी यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब कौन कौन से सूक्ष्म जीव हमने पढ़े हैं, जरा ये बताओ भाई। तो आप बोलेंगे मैम विटेकर क्लासिफिकेशन पढ़ा था, राइट। तो विटेकर के क्लासिफिकेशन में हमने क्या क्या पढ़ा था, बताओ भाई। देखो हमने क्लासिफिकेशन में तो पढ़ा था कि जितनी भी जीवित चीजें सबको हमने 5 भागों में बांटा था, मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, एलिमिलिया और फंजाई। अब इनमें से कौन कौन से सूक्ष्म जीव की श्रेणी में आते हैं, तो आप बोलेंगे मैम मोनेरा आज होते हैं, है ना, प्रोटिस्टा आ जाता है, और कवक यानी कि फंजाई आ जाता है। प्रोटिस्टा आप समझ लो जिसमें आपके क्या आ रहे थे, याद करो, दिमाग पे थोड़े जोर डालो, प्रोटोजोन्स आ गए। आपने मुनेरा में किसको पढ़ा था, जीवाणुओं को पढ़ा था भाई। और एक बच्चा और क्या है, विषाणु, जिसे हमने विटेकर के क्लासिफिकेशन में तो जगह नहीं दी थी, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट है यार, इतनी तबाही मचाता है, अभी कोविड तक फैला के गया, सोचो तो इसको कैसे भूल सकते हैं हम। ठीक है, तो मुनेरा, प्रोटिस्टा, कवक और विषाणु। ठीक है, वायरस, यानी कि ये 4 चीजें हैं जो हम किस में पढ़ते हैं, जिनको हम सूक्ष्म जीव की श्रेणी में रखते हैं। ठीक है, मेनली क्या है, जीवाणु, कवक, प्रोटोजोना और विषाणु, प्रोटोजोआ और विषाणु। ठीक है, अब ये देखो भाई, कुछ आपके लिए मैंने डायग्राम्स भी लगा दिए हैं, ताकि डायग्राम्स से आपके दिमाग में विजुअल चीजें चली जाती हैं तो आपको याद रहती है। ठीक है, तो बताओ मुझे स्पाइरोगाइरा क्या है, कौन बताएगा, जल्दी बताओ। स्पाइरोगाइरा क्या है, मैं बताऊं कि आप बताओगे, चलो आप बताओ, कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, स्पाइरोगाइरा क्या है। इसके बाद ये सारे ये जो है देखो, पीलियोडोनिना, ठीक है, ऑक्रोमोनास, ये सारी चीजें। और भी बेटा ये तो हो सकता है इनमें से बहुत सारे नाम आप ऐसे हो कि जो आप नहीं जानते हो। ठीक है, जैसे एल्गीज, अभी आपने शायद उनके बारे में पढ़ा हो, नहीं पढ़ा हो।
बहुत सारे एग्जाम्पल्स ऐसे हैं जो आप जानते हो, जैसे आप कवक पढ़ चुके हो, पादप समूह में भी आप एल्गी पढ़ चुके हो, ऐसा नहीं है, पर हो सकता है आपको याद हो ना याद हो, ठीक है। और आपने बहुत सारे प्रोटोजोआ पढ़ा है, अभी लास्ट ही हमने पढ़ा है प्रोटोजोन्स डिजीज, कई सारी हमने पढ़ी थी। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जिनको आप ऑलरेडी जानते हो, जो सूक्ष्म जीव में आते हैं, ठीक है। जब प्रोटोन्स ले लो, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ट्रिपैनोसोमा, ये सब क्या है, ये आपके प्रोटोजोन्स हैं, ठीक है। जीवाणु में भी आपने बहुत सारे एग्जाम्पल्स, हमने तो जीवाणु का स्ट्रक्चर भी बना के देखा था, ठीक है। फंजाई में भी मैंने आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स बताए थे, और विषाणुओं के बारे में भी हमने पढ़ा था, इन्फ्लुएंजा हो गया आपका, इसके बाद आपका ये हो गया कोविड हो गया, ये सब किससे कैसे डिजीज थी, वायरल, चिकन पॉक्स, छोटी मात्रा, बड़ी मात्रा, ये सब हम लास्ट अपने उसमें पढ़ चुके हैं। तो अब आपको बहुत अच्छे से पता है कि ऐसी कौन सी डिजीज है जो जीवाणुओं से होती है, और ऐसी कौन सी डिजीज है जो विषाणुओं से होती है, ठीक है। तो बेसिकली हमें यहाँ पे अभी क्या समझना है कि सूक्ष्म जीव क्या होते हैं, जिन्हें हम सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देख सकते हैं, और सूक्ष्म जीव के एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं, तो ये सारे हैं, ठीक है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। चलो फिर अब देखो, हम आज इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कि सूक्ष्म जीव का इंपॉर्टेंस क्या क्या है। जैसे हमने देखा कि मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, हमारे चैप्टर का नाम यही है, देख लो, है ना, हमारे चैप्टर का नाम क्या है, मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। तो हम क्या पढ़ने वाले हैं कि मानव कल्याण मतलब हमारे भले के लिए, हमारे भले के लिए उन सूक्ष्म जीवों का यूज हम कहाँ कहाँ पे करते हैं, वो सूक्ष्म जीव बेचारे हमें कहाँ कहाँ पे जो है अच्छा भला हमारा करते हैं, हमारा अच्छा करके चले जाते हैं, हमें ये पढ़ना है कि ठीक है, वो कौन कौन से एरिया हैं, वो कौन कौन सी चीजें हैं जिनमें हम सूक्ष्म जीवों का क्या करते हैं, यूज करते हैं, उपयोग करते हैं। तो उसमें जो सबसे पहला पॉइंट है बेटा, वो हम देखते हैं कि हमारे घरेलू उत्पाद में। अब घरेलू उत्पाद क्या होते हैं भाई, घरेलू उत्पाद वो होते हैं जो हम अपने घर में जो चीजें यूज कर रहे होते हैं, ठीक है, खाने पीने इन सारी चीजों में। तो घरेलू उत्पाद में हम सूक्ष्म जीव का हम कहाँ यूज करते हैं, सबसे पहले हम देख लेते हैं दही। दही तो सबने खाई है, हो सकता है किसी को ना पसंद हो, पर खाई तो सबने है, ठीक है। अब पहली चीज तो कि दही कैसे बनती है, जल्दी बताओ कैसे बनती है, किसी को पता है कैसे बनती है, अगर पता है तो बताओ भाई मुझे, ठीक है। देखो, जब हम लोग छोटे थे तो दही जमानी होती थी तो हम लोग जामन लेके आते थे ना, या तो अपने किसी पड़ोसी से मांग के लाते थे, या तो दुकान पे जाते थे और बोलते थे अंकल 10 रुपए का जामन दे दीजिए, तो वो जामन लेके आते थे, और उस जामन को दूध हल्का सा गुनगुना करते थे, उस जामन को उस दूध में डालते थे, और फिर उसको रख देते थे पूरा एक दिन के लिए, और फिर दूसरे दिन देखते थे तो दही जम जाती थी। पर्सनली मुझे तो दही बहुत पसंद है, क्योंकि दही हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है। अगर आप रोज एक कटोरी दही खाते हैं तो आप बहुत सारी क्या होता है बीमारियों से अपने आप बच जाएंगे, क्योंकि दही में विटामिन B12 बहुत होता है। दही जो होता है वो आपके पेट के जो गुड बैक्टीरिया होते हैं उनको हेल्प करते हैं, और जो बैड बैक्टीरिया होते हैं उनको क्या करते हैं, खत्म करने में मदद करते हो, और डाइजेशन में अच्छे होते हैं। तो इतने सारे बेनिफिट्स हैं, ठीक है। नहीं खाते हो तो खाया करो, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो हम बात कैसे कर रहे थे, हमने बात किया कि भाई दही जो है वो हम जामन मांग के लाए, तो हमने जामन को दूध में डाला और फिर क्या हो गया, दही जम गया। लेकिन उस जामन में ऐसा था क्या, उस जामन में ऐसा था क्या कि दही जम गया, ये क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। तो देखो, जामन में क्या था, एक जीवाणु था, जीवाणु। अब आप डर गए, आपने बोला मैम जीवाणु नहीं, मैम ने तो बताया था कि जीवाणु से बीमारियां होती है। नहीं भाई, मैंने आपको कई बार ये भी तो बताया है कि बहुत सारे बैक्टीरिया, बहुत सारे जीवाणु ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, जो हमें हेल्प करते हैं, हमारे लिए अच्छे होते हैं, हमारी हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं, है ना। तो ये जो जीवाणु है ये क्या है, ये हमारी हेल्थ के लिए अच्छा जीवाणु है, ठीक है। तो इसलिए दही को जब आप माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो आपको वो जीवाणु दिखेंगे भी, ठीक है। अब ये नहीं कि हम नहीं खाएंगे, नहीं यार, वो अच्छे होते हैं हेल्थ के लिए, ठीक है। तो देखो कौन सा जीवाणु है, लैक्टोबैसिलस, ठीक है, या फिर आप इसको क्या कह सकते हो, LAB, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया का प्रयोग करते हैं। तो वो जो हम लेके आए जामन, उसमें क्या था, उस दही में क्या था, उस दही में था LAB, या फिर आप क्या कह सकते हो लैक्टोबैसिलस जीवाणु था। और जब हमने उसको नॉर्मल दूध में डाला, हमने उस जामन को क्या किया, अपने दूध को हमने पहले क्या किया,
दूध को थोड़ा सा हमने डाला, फिर से पढ़ लेते हैं। देखो, प्रयोग दूध से दही बनाने के लिए किया, और हल्के गर्म दूध में, मैंने पहले बताया आपको कि हल्के गर्म दूध में हमने क्या डाला, अपना थोड़ा सा ये लैक्टिक अम्ल जीवाणु डाला। तो क्या हुआ, यह दूध को 30 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर धीरे धीरे क्या करेगा, दही में बदल देता है, क्योंकि इस द्रव में लाखों बैक्टीरिया होते हैं। अब ऐसा भी नहीं है कि आपने दूध में जो है जामुन डाल दिया, फिर आप उसको गैस पे खौला दो, नहीं जमेगा भाई। आप उसको एक नॉर्मल टेम्परेचर पे, ठीक है, या फिर एकदम बर्फ में रखो, नहीं जमेगा, ठीक है। तो आप उसको एक नॉर्मल टेम्परेचर पे छोड़ दोगे जामुन डाल के, और जो आप जामुन लाए उसमें ऑलरेडी लाखों की संख्या में क्या थे, आपके LAB बैक्टीरिया थे। तो जब आपने जामुन को छोड़ दिया, जामुन को रख दिया, कुछ टाइम दे दिया, उसको छेड़ा नहीं, जामुन डाल के रख दिया, हल्का सा दूध गर्म करके, तो कुछ समय बाद आप देखेंगे तो वो जो बैक्टीरिया है वो क्या करेंगे, वो जितना भी दूध होगा सबको क्या करेंगे, सबके प्रोटीन को क्या करेंगे, इकट्ठा करेंगे, इकट्ठा करना शुरू कर देंगे, और उनका पार्शियल डाइजेशन करेंगे। ये इंपॉर्टेंट है बेटा, पार्शियल डाइजेशन करेंगे, पूर्ण डाइजेशन नहीं करेंगे, और क्या करेंगे, दही जमा देंगे। जम गई दही, खा लेते हैं जलेबी के साथ, बहुत मजा आएगा, ठीक है। तो अब देखो, हमें दही का यूज भी देखना है। क्या देखा हमने, दही में विटामिन B12 पाया जाता है, यस मैम। LAB शरीर में पाए जाने वाले हानिकारक जीवाणुओं को क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। अब देखो, इसीलिए मम्मी बोलती है बेटा दही खा लो, दही खा लो। आप बोलते हो नहीं पिज्जा खाएंगे, पिज्जा खाएंगे, है ना, ठीक है। तो ये हो गया दही, क्लियर है। चलो अब दूसरा देखते हैं, साउथ इंडियन डिश इडली डोसा, बहुत फेमस है, बहुत सारे लोगों को पसंद है, फिर से मुझे बहुत पसंद है। आप बोलेंगे मैम आपको कितनी खाने की चीजें पसंद है, क्या करूं यार, पसंद है, ठीक है। तो देखो, डोसा और इडली, अब हम लोग डोसा और इडली कैसे बनाते हैं, घर में प्रोसेस कभी देखा है मम्मी को बनाते हुए? नहीं देखा है तो चलो हम बता देते हैं, ठीक है। जैसे हम क्या करते हैं, हम चावल लेते हैं और हम थोड़ी सी दाल लेते हैं, और उसको हम क्या करते हैं, ओवरनाइट सोक कर देते हैं। फिर दूसरे दिन हम उसको पीसते हैं, और फिर पूरे एक दिन के लिए हम उसको क्या कर देते हैं, रख देते हैं। उसमें क्या होता है, जब हम उसको रख देते हैं आपको लगेगा ये सड़ गया है, ठीक है। आप देखेंगे उसमें वो थोड़ा सा फूल जाता है, उसमें थोड़ा झाग सा बन जाता है, थोड़े बुलबुले से आ जाते हैं, ठीक है। तो ये कैसे हुआ, कौन बताएगा मुझे, कौन वो इंटेलिजेंट बच्चा है जो मुझे बताएगा कि ये कैसे हुआ। चलो आओ देखते हैं। देखो, अब डोसा और इडली के बैटर में मैंने क्या बताया कि हम दाल और चावल लेते हैं, आटा मतलब पीस लेते हैं। देखो, दो चीजें कर सकते हैं, या तो आप चावल और दाल पहले पीस लो फिर भिगो, और या तो हम लोग क्या करते हैं, पहले भिगो लेते हैं और फिर पीसते हैं, तो आसान हो जाता है पीसना, ठीक है। को बैक्टीरिया द्वारा किण्वित किया जाता है। इसको भी कौन किण्वित कर रहा है, बैक्टीरिया। जब हम उसको पीस के पूरा एक दिन भर के लिए छोड़ देते हैं तो उसमें कौन ग्रो कर जाता है, कौन ग्रो करता है, बैक्टीरिया ग्रो कर जाता है, ठीक है, जिससे आटे से CO2 निकलने लगती है। अभी मैंने आपको बताया ना कि उसमें से आपको छोटे छोटे से ऐसे बुलबुले बनते हैं। अरे जब आप डोसा खाते भी हो तब भी आप उसमें देखो, आपको छोटे छोटे छेद दिखेंगे। वो क्या होते हैं, वो छेद कैसे बनते हैं, क्योंकि क्या होता है उसमें से CO2 निकलने लगती है। क्यों निकलती है, क्योंकि उसको बैक्टीरिया क्या कर देते हैं, फर्मेंटेड, किण्वन उसमें कर देते हैं, ठीक है। इससे आटा ढीला हुआ मुलायम हो जाता है, क्योंकि किण्वन एक प्रकार का अवायवीय श्वसन है, ठीक है। क्योंकि क्या है, ये जो श्वसन हो रहा है वो अवायवीय हो रहा है। अवायवीय क्या होता है पहले ये बताओ, जिसमें जहां पे ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, आपने उसको ऑक्सीजन आपने बंद करके रखा, फिर भी बैक्टीरिया उसमें ग्रो किए और उसका क्या कर दिए, किण्वन कर दिए, ठीक है। CO2 उसमें से क्या हुई, निकलने लगी, ठीक है। अब जिसमें शर्करा का अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है। अब आप बोलेंगे मैम शर्करा, चीनी, चीनी कहां से, अरे चीनी नहीं भाई, चावल लिया, क्या है, कार्बोहाइड्रेट। तो इसमें क्या हो गया, क्या हो गया, शर्करा का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण तो हो रहा है, लेकिन कैसा हो रहा है, अपूर्ण ऑक्सीकरण हो रहा है, पूरी तरीके से नहीं हो रहा है, और CO2 उत्पाद के रूप में निकल जाती है, ठीक है। अब मैंने बताया कि इसके लिए हम बैक्टीरिया का यूज कर रहे हैं। हम पूछेंगे मैम कौन सी बैक्टीरिया का, तो हम चलो बता देते हैं भाई, स्ट्रेप्टोकोकस कि कैलिस जीवाणुओं का उपयोग करते हैं। किसका करते हैं, स्ट्रेप्टोकोकस का हम इसमें यूज करते हैं, ठीक है। अब देखो हम क्या करते हैं, अब जब हमने अपना बैटर बना लिया तो अब हम उसमें क्या करते हैं, थोड़ा सा खाने वाला सोडा या इनो डाल देते हैं। आपने कभी देखो ताकि वो स्पंजी हो जाए। हम इडली बना रहे हैं तो जैसे इडली बनानी होती है फाड़ के, मेरी भी इडली पहले नहीं फूलती थी, ठीक है, एक गुजरे जमाने की बात है। फिर एक दिन मैंने अपनी मम्मी को फोन किया, मैंने कहा मम्मी मेरी इडली नहीं फूल रही है, तो उन्होंने बताया कि देखो बेटा जब इडली बनाओ तो उसमें एक पैकेट इनो फाड़ दो और फिर उसमें डाल के फिर बनाओ, फूली फूली बनेगी। मैं बोला अरे यार इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है। तो देखो वर्तमान में बैक्टीरिया के स्थान पर आप
इनो का उपयोग कर सकते हैं। यह भी आटे में मिलाने पर क्या करता है, CO2 उत्पन्न करता है और किण्वन उत्पन्न कर देता है, और जिससे क्या होता है, आटा कोमल व ढीला हो जाता है। ये भी क्या करता है, वही काम करता है। समझ गए ना। तो इस तरीके से डोसे और इडली में बैक्टीरिया द्वारा क्या किया जाता है, किण्वन किया जाता है। ठीक है, और क्या होता है, शर्करा का अपूर्ण ऑक्सीडेशन होता है, और क्या होता है, CO2 उत्पाद के रूप में निकलेगी, इसीलिए वो छेद 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 दिखता है। ठीक है, क्लियर है। चलो भाई, अब तीसरी चीज, ब्रेड और पाव रोटी, ये मुझे नहीं पसंद है। ठीक है, ये आपको पसंद है तो आप बताना। ठीक है, चलो, ब्रेड या पाव रोटी, आज हम लोग इतने खाने के बारे में पढ़ रहे हैं, पूरे रेस्टोरेंट हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। नहीं, चलो, ब्रेड और पाव रोटी। अब देखो, ब्रेड निर्मित करने के लिए क्या करते हैं, किसको पता है ब्रेड कैसे बनती है, बताओ। गेहूं के आटे में, जिसको हम मैदा भी कह सकते हैं, जो एकदम फाइन फॉर्म होता है, ठीक है, गेहूं के आटे में सैक्रोमाइसीस सेरेविसी नामक कवक डाला जाता है। अब यहाँ पे याद रखना है कि जब हम ब्रेड बनाते हैं तो हम यहाँ पे बैक्टीरिया का यूज नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम कवक यानी कि फंगस का यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, गेहूं के आटे में सैक्रोमाइसीस सेरेविसी नामक कवक डालते हैं, फिर कुछ समय के लिए गुने हुए आटे को छोड़ देते हैं। क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। जब छोड़ देंगे तो फिर से इनमें अवायवीय श्वसन होने लगेगा। देखो, आपको पता होगा, फिर भी हम एक बता देते हैं। एक होता है वायवीय श्वसन, वायवीय श्वसन, जो कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, और दूसरा होता है अवायवीय श्वसन। दूसरा क्या होता है बेटा, अवायवीय श्वसन होता है, जो कि ऑक्सीजन की अब्सेंस में होता है, जहां पे ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, जब हमने गुदे हुए आटे को छोड़ दिया तो इसमें क्या हो गया, अवायवीय श्वसन होने लगा, और उसमें खमीर उत्पन्न होने लगा। खमीर ऐसे वो ऊपर की तरफ फूल जाएगा, आप उसको देखेंगे तो आपको लगेगा सड़ी गया है, लेकिन नहीं, उसमें क्या हो रहा है, उसमें खमीर उत्पन्न हो गया। ठीक है, क्योंकि जो कवक है वो आटे में क्या करता है, अमाइलेज, माल्टेज और जाइमेज एंजाइम उत्पन्न कर देता है, और ये जो एमाइलेज है एंजाइम शर्करा को माल्टेज में, माल्टेज को ग्लूकोज में बदल देता है, जिससे आटा क्या हो जाता है, या ब्रेड स्पंजी हो जाता है। तभी तो अब देखो, हम लोग अपने ब्रेड को ऐसे तोड़ते हैं तो बहुत स्पंजी सा होता है ना, फूला हुआ सा होता है, देखा है कि नहीं। तो किसकी वजह से होता है, फंगस या फिर कवक की वजह से होता है। क्लियर है। चलो, अब देखते हैं पनीर कैसे बनता है। ओ वाह, पनीर, वेरी नाइस। ठीक है, चलो देखते हैं पनीर कैसे बनता है। ठीक है, हट जाओ भाई, तुम यहाँ आ जाओ, चलो कम हेयर। ठीक है, अब देखो, पनीर हम किसकी मदद से बनाते हैं भाई, सूक्ष्म जीवों की मदद से दूध को फाड़कर पनीर का निर्माण किया जाता है। ठीक है, सूक्ष्म जीवों की मदद से दूध को फाड़कर हम क्या करते हैं, पनीर का निर्माण करते हैं। पनीर की सैकड़ों किस्में बनाई जाती हैं। पनीर कोई एक टाइप का नहीं होता। देखो, हम लोगों की यहाँ ज्यादातर हम लोग एक ही पनीर खाते हैं। ठीक है, व्हाइट कलर की होती है, एकदम ठोस ऐसी पनीर होती है, उसी को हम लोग काट के बना के खाते हैं। ठीक है, विभिन्न प्रकार के पनीर बनाने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीवों का प्रयोग किया जाता है, और सभी प्रकार के पनीर का स्वाद और खुशबू अलग अलग तरीके की होती है। आपने कौन कौन तरह की पनीर खाई है बताओ। जैसे यहाँ पे हम आपको 3 तरह की पनीर बता रहे हैं। ठीक है, एक है स्विस पनीर, एक है रॉक्यूफोर्ट, यहाँ पे ये बिंदी नहीं होगी बेटा, पनीर, और एक है कैंप बर्ड पनीर। ठीक है, स्विस पनीर कैसी होती है, कठोर होती है, और यहाँ पे स्विस पनीर बनाने के लिए हम एक जीवाणु का यूज करते हैं। क्या करते हैं, जीवाणु का यूज करते हैं। ठीक है, कौन से जीवाणु का यूज करते हैं, प्रोपिनोबैक्टीरियम सारमेनाई, प्रोपिनोबैक्टीरियम सारमेनाई जीवाणु का हम यूज करते हैं स्विस पनीर बनाने में। अच्छा, आप बोलेंगे मैम स्विस पनीर दिखती कैसे है, आपको क्यूरियोसिटी तो हो रही होगी। ठीक है, तो चलो दिखा देते हैं पहले आपको डायग्राम। ये देखो, बचपन में अपन ने टॉम एंड जेरी देखा है, बहुत देखा है ना, टॉम एंड जेरी। वहां पे देखो, जो जेरी होता है वो हमेशा ऐसी पनीर देता था, और जब हम छोटे थे हम सोचते थे कि ऐसी पनीर कहाँ मिलती है, मुझे तो कभी नहीं मिली। ठीक है, तो इस पनीर में आप क्या देखोगे, इस पनीर में जो छेद हैं आप देखो, वो बहुत बड़े बड़े हैं, छेद बहुत बड़े बड़े हैं। ठीक है, और इस पनीर का टेस्ट एकदम लाजवाब होता है। कैसा होता है, एकदम लाजवाब होता है। ठीक है, बहुत अच्छा पनीर है, इस पनीर का टेस्ट बहुत अच्छा होता है। और देखो, ये रॉक्यूफोर्ट पनीर है। ठीक है, इसमें छेद उससे थोड़े छोटे छोटे होते हैं, इसका भी टेस्ट अच्छा होता है। और ये कैंप बर्ड पनीर है। हम लोग ज्यादातर ऐसी ही पनीर खाए होंगे, आपने ऐसी पनीर तो कम ही देखी होगी, है ना।
तो स्विस पनीर जो होती है वो बेटा क्या होती है, कठोर होती है, और उसको हम एक जीवाणु की मदद से बनाते हैं, और उस जीवाणु का नाम क्या है, सॉरी जीवाणु की मदद से बनाते हैं, और उस जीवाणु का नाम क्या है, प्रोपिनोबैक्टीरियम सार्मेनाई। वहीं पे जो रॉक्यूफोर्ट पनीर है वो अर्ध ठोस होती है, और उसको हम एक कवक यानी फंगस की मदद से बनाते हैं, और उसका नाम क्या है, पेनिसिलियम रॉक्यूफोर्टी। और उसके बाद कैम्बर्ट पनीर जो है वो एकदम मुलायम होती है, जिसको हम किससे बनाते हैं, पेनिसिलियम कैम्बर्टी, और ये भी क्या है, फंगस है। ठीक है, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि ये पूछा जा सकता है। चलो देख लिया पनीर, लालच आ गई, ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं, पेट भर गया, अब आगे पढ़ेंगे। ठीक है, ये क्या हो रहा है मैम, ये आदमी पेड़ पे क्यों चढ़ा हुआ है, तो देखो यार ये आदमी पेड़ पे इसलिए चढ़ा हुआ है कि जब भी आप साउथ साइड जाते हो, साउथ में दक्षिण भारत जाते हो, दक्षिण भारत में क्या आता है आपका, केरल वेरल ये साइड आता है, तो वहां पे जब आप जाते हो तो आपको एक ड्रिंक परोसी जाती है पीने के लिए, और वो बहुत ही टेस्टी होती है। आप बोलेंगे मैम आपको सब टेस्टी लगता है, हाँ यार टेस्टी तो होती है। चलो आओ देखते हैं वो ड्रिंक बनती कैसे है। ठीक है, यह एक दक्षिण भारतीय प्राचीन व पारंपरिक पेय है। ऐसा नहीं है भाई कि वो रिसेंट है, वो उनका बहुत पारंपरिक पेय है, बहुत दिनों से वो उसको क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। इसके लिए वो ताड़ के वृक्ष का यूज करते हैं। ताड़ का वृक्ष होता है, देखो ऐसा होता है ताड़ का वृक्ष, बहुत लंबा सा होता है। ठीक है, तो ये ताड़ का वृक्ष होता है ना, लंबा होता है काफी, उसके ऊपर चढ़ जाते हैं, और चढ़ने के बाद क्या करते हैं, उसके तने में चीरा लगा देते हैं। ये देखो ये हंसी से क्या कर रहे हैं, ये चीरा लगा रहे हैं, और फिर ये मटकी बांध देते हैं। ये देखो मटकी 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 मटकी, दिख रहा है। तो क्या करते हैं, ताड़ के वृक्ष पे चढ़ जाते हैं बाबा, और फिर क्या करते हैं, उसमें चीरा लगा के एक तरल प्राप्त कर लेते हैं, और इस तरल में सूक्ष्म जीवों की सहायता से किण्वन करा देते हैं। इसमें क्या करते हैं, सूक्ष्म जीवों की सहायता से किण्वन करा देते हैं। वो जो इकट्ठा होता है, जैसे इस पेड़ में वो क्या करते हैं, तने में चीरा लगाते हैं तो एक लिक्विड इकट्ठा होता है, फिर उसमें क्या करते हैं, सूक्ष्म जीवों की हेल्प से किण्वन करा देते हैं, और फिर जो ड्रिंक बन के तैयार होता है, वो ड्रिंक बन के तैयार है, ये लीजिए और पी लीजिए। ठीक है, तो ये जो ड्रिंक बन के तैयार हुआ, इसी को हम क्या कह देते हैं, इसी को हम बोल देते हैं ताड़ी। क्या बोल देते हैं, ताड़ी। ठीक है, और ये क्या है, दक्षिण भारत की एक बहुत लोकप्रिय पेय है। ठीक है, चलो आप देखो, अभी तक मैंने जो कुछ भी पढ़ा, मेरी कोशिश रहती है कि मैं आपको स्क्रीनशॉट दे दूं ताकि आपको रिवीजन में हेल्प हो जाए। तो ये उसका स्क्रीनशॉट है बेटा, और जो मैंने पढ़ाया है वही लिखा है, पर ये एग्जाम में आपको रिवीजन करने में बहुत हेल्प मिलेगा। दूध से दही कैसे बनाई थी हमने, LAB लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया या फिर लैक्टोबैसिलस आप कह सकते हो। इडली और डोसा हमने कैसे बनाया था, जीवाणु से बनाया था। और ब्रेड हमने किससे बनाई थी, ईस्ट से बनाया था, जिसको हम बेकर्स ईस्ट भी कह सकते हैं, तो सैक्रोमाइसिस सेरेविसी। ठीक है, वेलकम ड्रिंक हमने किसके बनाया था, पाम रस के किण्वन से बनाया था, जिसको हम टॉडी बोलते हैं। उस वो जो ड्रिंक है उसको हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक टॉडी बोलते हैं। ठीक है, फिर हमने चीज देखा, हमने पनीर देखा, चीज मतलब यहाँ पे पनीर से है। ठीक है, हमने पनीर देखा, स्विस पनीर देखा, जिसमें बड़े छेद थे, और क्योंकि उसमें क्या था, CO2 जब वो हुआ तो CO2 ज्यादा निकल रही थी, बड़े बड़े छेद थे। किसने बनाया भाई, प्रोपियोबैक्टीरियम सार्मेनाई। ठीक है, दूसरा हमने रॉक्यूफर्टी चीज देखा, किससे बना था, कवक से बना था, पेनिसिलियम रॉक्यूफर्टी से बना था। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, सॉरी रुक जाओ, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, फिर आगे चले हो गया। चलो फिर अब हम देखते हैं कि अगर हम औद्योगिक उत्पादों में, अभी तो हम ये घरेलू चीजें जो हम घर में खाते पीते हैं हम उनमें देख रहे थे, अब अगर हम औद्योगिक चीजों में देखना चाहें कि हमने औद्योगिक चीजों में किस तरीके से सूक्ष्म जीव का उपयोग किया है, तो चलो देखते हैं। देखो आज के मानव के प्रयोग से बहुत सारे ऐसे उत्पाद हैं जिनको हम औद्योगिक स्तर पे बना रहे हैं। औद्योगिक स्तर पे क्या होता है बेटा, कि देखो घरेलू स्तर पे क्या है कि हमने अपना घरेलू स्तर पे दही बनाया खुद खा लिया, पनीर बनाया खुद खा लिया, 2-3 लोगों को और खिला दिया। औद्योगिक स्तर पे हमने कॉमर्शियल स्तर पे बनाया, हम उसको बेच रहे हैं, हम उसको सप्लाई कर रहे हैं, पूरा हमने उसको बिजनेस बना रखा है, उसको क्या बोलेंगे हम, औद्योगिक स्तर पे। ठीक है, इसके लिए हमें बड़े बर्तन की जरूरत होगी, उसके लिए बड़े बड़े फैक्ट्रीज की जरूरत होती है। ठीक है, जिसमें उन फैक्ट्रीज में बड़े बड़े फर्मेंटर होते हैं, 3-4 मंजिले के, आप ऐसे देखोगे पूरे इतने बड़े बड़े फर्मेंटर लगे होते हैं, जिनमें क्या होता है, जिनमें औद्योगिकरण के तहत क्या होता है, उनका निर्माण किया जाता है। तो जो वो बड़े बर्तन है, आप नॉर्मल भाषा से में समझ लो कि अगर हमें उसको एक कॉमर्शियल लुक देना है तो हमें बड़े उपकरण की जरूरत होगी, और वो जो बड़े उपकरण या बर्तन होते हैं उनको हम फर्मेंटर या किण्वक कहते हैं। ठीक है, इसे आज हम क्या बनाते हैं, हम बहुत सारे प्रतिजैविक पदार्थ बनाते हैं, हम किण्वित पेय बनाते हैं, बहुत सारे ऐसे किण्वित पेय हैं जिनका हम यूज करते हैं, जिनको हम पीते हैं। चलो देखें, तो देखो किण्वित पेय क्या है,
किण्वन प्रक्रिया द्वारा जो जितने भी हमें पदार्थ प्राप्त होते हैं, किण्वन यानी ऐसी चीजें जो किण्वन प्रक्रिया से बनी हो, उनको हम क्या कहते हैं, किण्वित पेय कहते हैं। ठीक है, इसके लिए हम किसका यूज करते हैं, इसके लिए हम यीस्ट या खमीर का उपयोग करते हैं, और इसलिए ईस्ट को बीवर्स ईस्ट भी कहा जाता है, बेकर्स ईस्ट भी कहा जाता है। ठीक है, जैसे C6H12O6 क्या है, क्या है जल्दी बताओ, ये आपको पता है, अगर आप नहीं बता पाए ना तो फिर पिटोगे आप मेरे से। ठीक है, तो जब हम इसमें क्या करेंगे, किण्वन से ईस्ट, तो हमारा क्या बनेगा, ये क्या हो गया, किसका फॉर्मूला होता है, C2H5OH, बताओ किसका किसका फॉर्मूला होता है। केमिस्ट्री पढ़ते हो ही नहीं भाई, केमिस्ट्री वाले सर से तुम्हारे पूछना पड़ेगा। एथेनॉल का फॉर्मूला होता है, और क्या होता है, CO2 रिलीज होती है। ठीक है, चले चलो, आप देखो जैसे हमने क्या किया, हमने कि जौ के रस से क्या बनाया, हमने बियर बनाया। ठीक है, जौ के रस से हमने बियर बनाया, किसका यूज किया, हमने बेकर्स ईस्ट का यूज किया। ये जो हमने बोला था कि इसके लिए हम ईस्ट या खमीर का यूज, या बीवर्स ईस्ट आप बोल सकते हो उसको, हमने किसका यूज किया, ईस्ट या खमीर का यूज किया। ठीक है, तो हमने क्या किया, जौ का जो रस है उससे हमने क्या बनाया, बियर बनाया। फलों के रस से हमने क्या बनाया, ब्रांडी बनाया। अनाज के रस से हमने क्या बनाया, विस्की बनाया। और सेब के रस से हम क्या बनाया, वोडका बनाया। ये सब क्या है हमारे, ये सब अल्कोहल है, जो अभी हमने बताया क्या है, ये जिसका भी आपने फॉर्मूला पढ़ा भाई पीछे, C2H5OH, ये देखो C2H5OH। ठीक है, किसको किसको पता था बताओ, हमने क्या बनाया, हमने बनाया अल्कोहल। क्या बनाया हमने, अल्कोहल बनाया। चलो अब जल्दी से मुझे स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मुझे बताओ कि क्लियर है, तो आगे चलें। ठीक है, चलो आप देखो, एल्कोहल हमने किसकी वजह से बनाया, हमने किण्वन किया, आपने कहा मैम फर्मेंटेशन किया। उत्पाद क्या बना हमारा, एथेनॉल। अभी हमने देखा C2H5OH क्या था हमारा, एथेनॉल था हमारा, हमने अल्कोहल बनाया। ठीक है, अब हमने सूक्ष्म जीव कौन से यूज किया, देखो ये सब बेटा आपको, ये सब जो भी हम शॉर्ट नोट्स आपको लिखवाते हैं, ये जरूर से मेरे साथ कॉपी में नोट कर लिया करो, ये आपको रिविजन के दिन याद आएंगे, वन लाइनर। ठीक है, सूक्ष्म जीव हमने क्या यूज किया, हमने यूज किया ईस्ट, सैक्रोमाइसीस सेरेविसेई। ठीक है, तो और हमने उपकरण क्या यूज किया, फर्मेंटस। फर्मेंटस मैंने आपको बताया ना, बड़े बड़े जो उपकरण या बर्तन होते हैं, क्योंकि औद्योगिकरण कर रहे हैं ना, बड़े पैमाने पे बनाना है, तो बड़े बर्तन की जरूरत होगी, तो वो हम उनको क्या कह रहे हैं, फर्मेंटस यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो वाइन और बियर में क्या होता है, आसवन नहीं होता है, जबकि विस्की, ब्रांडी, रम, ये सारे ही, विस्की, ब्रांडी, रम, वाइन, बियर, शैंपियन, ये सारे क्या है, ये सारे ही क्या है आपके, अल्कोहल है, ये सारे आपके क्या है, एथेनॉल है। तो उसमें से वाइन और बियर जो होते हैं उसमें आसवन की प्रोसेस के द्वारा नहीं बनते हैं, जबकि विस्की, ब्रांडी और रम जो होते हैं वो आसवन के द्वारा बनते हैं। आप बोलेंगे मैम आसवन क्या है, देखो आपके एग्जाम में तो पूछा नहीं जाता है, पर हम बता देते हैं कि क्या होता है, कि जैसे उनको बॉयल करके बनाया जाता है, तो बॉयल करके जो उनका वाष्प इकट्ठा होता है, उसको अलग अलग टेम्परेचर पे क्या होता है कि इकट्ठा किया जाता है, वही क्या होता है, आसवन होता है। ठीक है, चलो अब हम देख लेते हैं प्रतिजैविक पदार्थ। प्रतिजैविक में प्रति का अर्थ विरोध तथा जैविक का अर्थ जीवन होता है, अर्थात ये रोग उत्पन्न करने वाले जीवों को नष्ट करने वाला रसायन है। ठीक है, क्या है, प्रतिजैविक पदार्थ क्या होते हैं, जो जीवन, ये रोग उत्पन्न करने वाले जो जीव होते हैं उनको नष्ट कर देते हैं, यानी कि जीवन नष्ट कर देते हैं। किसका जीवन नष्ट कर देते हैं, हमारा नहीं, जो रोग उत्पन्न करने वाले हैं उनका जीवन नष्ट कर देते हैं। अब इसका एग्जाम्पल बताओ, इसका एग्जाम्पल क्या है, पेनिसिलिन। पेनिसिलिन किसने डिस्कवर किया था, ये बताओ। तो देखो पहले ये देख लेते हैं, क्या देख लेते हैं कि प्रतिजैविक शब्द का उपयोग किसने किया था। तो आप बताएंगे कि मैम प्रतिजैविक शब्द का उपयोग सर्वप्रथम वॉक्समैन ने 1942 में किया था। तो सबसे पहले प्रतिजैविक का शब्द जो है उसका उपयोग किसने किया था, तो किसने किया था, वॉक्समैन ने किया था। और कब किया था, 1942 में किया था। ठीक है, उसके बाद भाई प्रथम प्रतिजैविक औषधि कैसे बनी, प्रथम प्रतिजैविक औषधि कैसे बनी, तो प्रथम प्रतिजैविक औषधि, देखो प्रतिजैविक औषधि क्या आपको पता चल गया,
ठीक है। प्रति मतलब क्या होता है, विरोध, और जैविक मतलब जीव, यानी कि ऐसे जो भी चीजें जो क्या कर रही हैं, जो रोग उत्पन्न करने वाले जीवों को नष्ट कर रही हैं, उन्हीं को हम क्या बोल रहे हैं, प्रतिजैविक औषधि बोल रहे हैं। ठीक है, तो पहली प्रतिजैविक औषधि जो थी वो कौन बनाया था और कैसे बनी थी? तो पहली जो प्रतिजैविक औषधि थी वो क्या थी, वो आपकी थी पेनिसिलिन थी, और इसकी खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में की थी। आपको याद रखना है किसने की थी बेटा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। और कब की थी, 1928 में की थी। और उन्होंने जानबूझ के इसकी खोज नहीं की थी कि चलो आज हम प्रतिजैविक औषधि बनाएंगे, ऐसा नहीं सोचा था। वो एक्सीडेंटली, गलती से उन्होंने इसकी खोज कर दी थी, जानबूझ के नहीं की थी, बल्कि गलती से उन्होंने इसकी खोज कर दी थी। किसकी खोज कर दी थी, प्रतिजैविक औषधि, यानी कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जो पेनिसिलिन है उसको गलती से खोजा था। अब गलती से कैसे खोजा था, चलो देखते हैं। पेनिसिलिन का निर्माण पेनिसिलियम क्राइसोजिनम और पेनिसिलियम नोटेटम कवकों से होता है। तो कवकों से होता है यानी किससे, फंजाई से हो रहा है। किससे हो रहा है, पेनिसिलियम नोटेटम, और किससे हो रहा है, पेनिसिलियम क्राइसोजिनम से हो रहा है। ठीक है, और ये जो प्रतिजैविक बना, इसका युद्ध यानी कि ये जो पेनिसिलियम बना, ये इसका यूज सबसे कब हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान। जब जो सैनिक थे घायल हुए तो उनको एंटीबायोटिक देने के लिए सबसे ज्यादा इसका यूज किया गया। ठीक है, अब चलो पहले थोड़ी चीजें समझ लेते हैं, फिर देखते हैं। हमने क्या देखा, हमने देखा कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने गलती से किसका यूज किया, पेनिसिलिन का यूज किया। पेनी हो गया यार, स्पेलिंग रुको भाई। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या किया, फ्लेमिंग भी लिख देते हैं, फ्लेमिंग ऊपर लिख दे रहे हैं, ठीक है, ये मत कहना मैम उल्टा लिख दिया है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या किया, सबसे पहले पेनिसिलिन की खोज की। तो पेनिसिलिन की खोज कैसे की, क्या किया इन्होंने, ये एक लैब में एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। उस एक्सपेरिमेंट में इन्होंने क्या किया, ये लैब में क्या कर रहे थे, एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। तो उसमें उन्होंने कुछ जीवाणु पे प्रयोग किया था, और उस जीवाणु का नाम क्या था, ये मान लो यहाँ पे जीवाणु है, ये अपना लैब में थे भैया, इनको कोई भी मतलब नहीं था पेनिसिलिन वगैरह से, ये अपना एक जीवाणु पे काम कर रहे थे। ये बोले चलो मैं एक जीवाणु पे काम करूंगा। ठीक है, वो जीवाणु कौन सा था, स्टेफलोकोकस। ठीक है, वो कौन था, स्टेफलोकोकस जीवाणु जो था, स्टेफलोकोकस जीवाणु जो था उस पे क्या करते थे, प्रयोग कर रहे थे। ठीक है, अब प्रयोग करते करते तो ऑब्वियस सी बात है वो जीवाणु को ग्रो करा रहे थे, तो ग्रो कराने के लिए जितनी जरूरी चीजें उन्होंने उसमें डाल रखी थी। फिर कुछ दिन बाद इन्होंने अचानक से देखा कि इस पे कुछ और चीजें डेवलप हो रही हैं, इसमें एक फंगस डेवलप हो रहा है, और वो फंगस एक ऐसा रसायन सिक्रीट कर रहा है जो इस बैक्टीरिया को क्या कर रहा है, मार दे रहा है, और खुद क्या हो रहा है, खुद बढ़ जा रहा है। तो फिर से समझो क्या हुआ, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या किया, स्टेफलोकोकस नामक जीवाणु पे वो लैब में प्रयोग कर रहे थे, और वो प्रयोग करते करते उन्होंने देखा कि ये अपना माइक्रोस्कोप से इस पे स्टडी करते रहते थे, उन्होंने देखा कि इसमें एक फंगल कॉलोनी ग्रोथ कर रही है, और उन्होंने देखा कि ये जो फंगस थे ये एक ऐसा रसायन सिक्रीट कर रहे थे जो इन बैक्टीरिया को तो मार दे रहे थे, और अपने आप को क्या कर रहे थे, अपने आप को बढ़ा रहे थे। ठीक है, तो फिर उनको समझ में आया, ओ अच्छा ये क्या है, ये एक ऐसी चीज है जो बैक्टीरिया को मारने में क्या कर रही है, मदद कर रही है। इस तरीके से वो अनजाने में क्या किया, उन्होंने पेनिसिलिन की खोज कर दी। ठीक है, तो वो उसके क्या बन गए, जनक बन गए। क्या बन गए, जनक बन गए, क्योंकि अनजाने में सही भाई, पर खोजा किसने, खोजा तो फ्लेमिंग नहीं ना, तो जनक कौन हुए, फ्लेमिंग हुए। ठीक है, उसके बाद में दो साइंटिस्ट आए जिनका नाम था चैन और फ्लोरी। तो चैन और फ्लोरी ने बोला कि जब उनको पता चला पेनिसिलिन के बारे में कि फ्लेमिंग ने उसको खोजा है, तो फिर उन्होंने उस पर और स्टडी की, पेनिसिलिन पे और स्टडी की कि इसका कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, क्या क्या इसके बेनिफिट्स हैं, इन सारी चीजों पे और रिसर्च की, और फिर दुनिया को बताया कि भाई ये जो चीज खोजी है फ्लेमिंग ने वो बहुत काम की, और वो आगे हमें बहुत काम आने वाली है। तो देखो आज भी हम एंटीबायोटिक्स का बहुत यूज करते हैं। ठीक है, जब भी आप बीमार होते हैं, अभी अपने बैक्टीरियल डिजीजेज में बहुत सारा पढ़ा कि आपको बहुत सारी चीजों के लिए एंटीबायोटिक्स दी जाती है, मैंने बताया था आपको, है ना। तो ये जो एंटीबायोटिक्स थे
ये सिर्फ और सिर्फ जीवाणुओं पे असर करते हैं, वायरल चीजों पे ये असर नहीं करते। तो ये किसके लिए है? ये सिर्फ जीवाणुओं पे असर करने के लिए है, वायरस पे असर करने के लिए नहीं है। तो भाई इन्होंने इतना बड़ा काम कर दिया समाज के लिए, इसलिए फ्लेमिंग को और प्लस जो चेन और फ्लोरी थे उनको नोबेल प्राइज देके सम्मानित किया गया कि लीजिए आपने समाज के लिए बहुत बेहतर काम किया, इसलिए हम आपको क्या करते हैं, नोबेल प्राइज देते हैं। ठीक है, तो हार्वर्ड फ्लोरे ने पेनिसिलिन को एक प्रभावशाली और शक्तिशाली प्रतिजैविक के रूप में पुष्टि किया था। तो फ्लोरे, चैन यानी कि चैन और फ्लोरे एवं फ्लेमिंग को इस महत्वपूर्ण खोज के लिए क्या किया गया, सन 1945 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ये नोबेल है बेटा, ठीक है, क्या किया गया था, नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और काली खांसी, प्लेग, कुष्ठ रोग, डिप्थीरिया आदि रोग में हम प्रतिजैविक चीजों का उपयोग करते हैं, यानी कि जो मेनली बैक्टीरियल डिजीज होती है उनके लिए हम क्या करते हैं, यूज करते हैं हम। ठीक है, समझ में आया कॉन्सेप्ट की नहीं? देखो कितनी बड़ी बड़ी खोज कर देते थे साइंटिस्ट, है ना। अब देखो हम क्या देखेंगे, रसायन, एंजाइम तथा अन्य जैव सक्रिय अणु। ठीक है, क्या देखेंगे, रसायन, एंजाइम तथा अन्य जैव सक्रिय अणु। तो देखो कुछ विशेष प्रकार के रसायनों जैसे कार्बनिक अम्ल, एल्कोहल, एंजाइम आदि के व्यावसायिक या औद्योगिक उत्पादन में सूक्ष्म जीवों का बड़े पैमाने पर यूज, एक मिनट रुक जाओ भाई, तुम जो ऊपर यूज किया जाता है। जैसे सबसे पहले हम क्या देख ले, रसायन। ठीक है, तो देखो अम्लीय उत्पादकों के उदाहरण जैसे सिट्रिक अम्ल प्राप्त होता है। सिट्रिक अम्ल आप जानते हो ना, सिट्रिक एसिड, पढ़ा होगा आपने केमिस्ट्री में, ये सिट्रिक एसिड है ना, किससे प्राप्त होता है, एस्परजिलस नाइगर। और एस्परजिलस नाइगर क्या है, एक कवक है, एक फंगस है। ठीक है, तो सिट्रिक एसिड किससे प्राप्त होता है बेटा, एस्परजिलस नाइगर से प्राप्त होता है। उसी तरीके से ब्यूटेरिक अम्ल जो होता है वो प्राप्त होता है एसीबैक्टर एसिटाई, जीवाणु द्वारा प्राप्त होता है। लैक्टिक अम्ल जो होता है वो लैक्टोबैसिलस से प्राप्त होता है। एथनॉल के बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए किस यूज करते हैं हम, सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी। अभी मैंने बताया था ना, एथनॉल के लिए किसका हम यूज करते हैं, सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो भाई। ठीक है, ले लिया, चले आगे, चलो। अब देखो एंजाइम्स, लाइपेज का प्रयोग हम अपमार्जक संरूपण तथा धुलाई में कपड़ों से तेल के धब्बे हटाने में करते हैं। देखो जैसे हमने क्या किया, हम गए रेस्टोरेंट, हमने कपड़ा पहना है, मैंने टी शर्ट पहनी है, हम खाना खा रहे थे, उस पर तेल गिर गया, मैंने ओ शिट इस पर तो तेल गिर गया, अब मैं क्या करूंगी, कैसे साफ होगा, तो कैसे साफ होगा, कैसे साफ होगा, हम लाए डिटर्जेंट, हम बाजार से क्या लाए, डिटर्जेंट। डिटर्जेंट कोई भी हो सकता है, मैम आप सर्फ एक्सेल ले लीजिए, मैम आप टाइड ले लीजिए, मैम आप विम बार ले लीजिए। ठीक है, आपने कहा बहुत सारी चीजें, आपने कहा निरमा ले लीजिए, वॉशिंग पाउडर निरमा। ठीक है, तो आखिर इन डिटर्जेंट्स में ऐसी क्या चीज होती है भाई, इन डिटर्जेंट में ऐसी क्या चीज होती है कि वो दाग छुड़ा देते हैं और हम कपड़े धुलने के लिए उनका यूज करते हैं। आपने कभी सोचा, आपने कभी अपने केमिस्ट्री वाले सर से ये पूछा? तो देखो क्या होता है कि जो हमने दाग है, जो हमारा तेल का दाग लगा, वो क्या है, वो क्या है आपका, वसा है ना, क्या है, वसा। ठीक है, और इसको कौन तोड़ने का काम करता है, लाइपेज। कौन तोड़ने का काम करता है, लाइपेज। तो ये जो लाइपेज है, जो आपके डिटर्जेंट हैं, जो आपके डिटर्जेंट हैं उसमें क्या होता है, उसमें होता है लाइपेज। और इसीलिए हम इसको अपमार्जक यानी कि डिटर्जेंट के रूप में कपड़ों से तेल के धब्बे हटाने में क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है, अब आपने देखा होगा कि हम बाजार से जो फल की रस की बोतल लाते हैं, जैसे हम जूस लाते हैं ना, लाते कि नहीं, ठीक है, और जो हम बाजार से जूस लेके आते हैं, जो हम घर में जूस निकालते हैं, वो उससे ज्यादा नीट और क्लीन होता है। ठीक है, कैसे, बताओ जल्दी कैसे, क्यों होता है, क्योंकि पैक्टिनेजेस तथा प्रोटीएजेस के प्रयोग के कारण जो बोतल वाला रस है वो अधिक स्वच्छ और साफ होता है। क्योंकि जो हम बाजार से लेके आते हैं रस, जो जूसेस लेके आते हैं, उसमें क्या होता है बेटा, उसमें होता है पैक्टिनेजेस तथा प्रोटीएजेस। ठीक है, क्लियर है? ले लिया स्क्रीनशॉट, चले, चलो। अब देखो जैव रासायनिक अणु। ठीक है, जैव रासायनिक अणु देख लेते हैं। साइक्लोस्पोरिन ए एक जैव रासायनिक सक्रिय अणु है। साइक्लोस्पोरिन एक जैव सक्रिय अणु है जिसका प्रयोग अंग प्रतिरोपण में प्रतिरक्षा निरोधक कारण के रूप में रोगियों पे किया जाता है और इसका उत्पादन माइकोडर्मा पॉलीस्पोरन नामक कवक से किया जाता है। ठीक है, तो देखो क्या होता है, पहले तो ये देख लो,
साइक्लोस्पोरिन ए। तो साइक्लोस्पोरिन कब दिया जाता है? जैसे मान लो किसी का अंग प्रत्यारोपण हुआ। अंग प्रत्यारोपण क्या हुआ? किसी की किडनी खराब हो गई, किसी की लीवर खराब हो गई, तो उसको जो लोग किडनी दूसरा कोई डोनेट कर रहा है, कोई उसका रिश्तेदार या दूर का, जैसे डोनेशन का क्या होता है ना, पहले तो अपने एकदम ब्लड रिलेटिव्स ढूंढे जाते हैं कि उनसे मैच हो जाए, फिर उसके बाद जो आपके अगल बगल रिश्तेदार होंगे, फिर उससे बात बाहर वाले पे जाते हैं कि हाँ किसी को अगर किसी का किडनी लीवर या कोई भी ऑर्गन खराब हो जाता है, खत्म हो जाता है, काम करना बंद कर देता है, तो उनको क्या करते हैं, उनका ट्रांसप्लांट करते हैं। ठीक है, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन होता है। तो दिक्कत क्या आती है? दिक्कत ये आती है कि जैसे हमारी बॉडी हमारी सारी सेल्स को पहचानती है, ठीक है, अब जैसे ही उसमें आपने कोई और ऑर्गन लगाया तो बॉडी उसको अपना नहीं समझती है, तो बॉडी इसको क्या करेगी, उसको रिपल करना शुरू कर देगी, नहीं ये हमारा नहीं, इसको मार के भगाओ, ये नेचर है बॉडी का। ठीक है, तो क्यों? क्योंकि वो अपनी तो सारी सेल्स को पहचानती है और वो ये तो समझ नहीं पा रही है कि हमारा किडनी खराब हो गया, हमारा कुछ खराब हो गया, इसलिए हमें दूसरे का लगाया जा रहा है। वो ये समझे कि नहीं, वो उसको क्या करेगी, वो उसको रिपल करेगी। हमारा जो प्रतिरक्षा तंत्र है, याद करो भी पिछले चैप्टर में मैंने ये बात पढ़ाई थी कि जो हमारा प्रतिरक्षा तंत्र है उसको क्या करेगा, उसको रिफ्यूज करेगा कि नहीं ये हमारी चीज नहीं है, इसको मार के भगा दो। तो उस समय पे कुछ दवाएं दी जाती हैं ताकि जो हमारा प्रतिरक्षा तंत्र है, जिसको इम्यूनो सप्रेसर भी कहते हैं, क्या कहते हैं, इम्यूनो सप्रेसर भी कहते हैं, कुछ हमें ऐसी दवाएं दी जाती हैं जो हमारे प्रतिरक्षा तंत्र को दबाती हैं। और क्यों दबाती हैं? ताकि जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है उसको हमारा शरीर रिजेक्ट ना कर दे। ठीक है, तो वो कौन सी दवा है? वो है साइक्लोस्पोरिन ए। ठीक है, इसका हम लोग यूज करते हैं कब? अंग प्रतिरोपण में। और कुछ दिन बाद जब हमारी बॉडी क्या हो जाती है, उसको एक्सेप्ट कर लेती है, तो हम इन दवाओं का यूज कर लेते हैं और फिर वो ऑर्गन जो है वो बॉडी द्वारा एक्सेप्टेड हो जाता है। ठीक है, तो ये जो साइक्लोस्पोरिन ए है, इसका उत्पादन हम किससे करते हैं? माइक्रोडर्मा पॉलीस्पोरन नामक कवक से करते हैं, याद रहेगा। ठीक है, अब देखो मोनोस्कस परप्यूरियस ईस्ट से उत्पन्न इस स्टैटिन का व्यापारिक स्तर पर हम क्या करते हैं? प्रयोग रक्त कोलेस्ट्रॉल को कम करके, रक्त कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाले कारक के रूप में किया जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक और पॉइंट देख लो, हम स्टैटिन का यूज करते हैं। स्टैटिन का यूज हम क्यों करते हैं? देखो जो लोग बहुत मोटे होते हैं, इसलिए कहते हैं कि आपको बहुत मोटा नहीं होना चाहिए, तो मोटे होते हैं तो शरीर में वसा यानी चर्बी का जमाव ज्यादा होता है, तो उससे क्या होता है, जो ब्लड वेसल्स होती है उन पर दबाव पड़ता है, वो पतली हो जाती है, तो क्या होता है, उनको जाने में दिक्कत होती है, खून गाढ़ा होता है, थक्के होने लगते हैं। ठीक है, तो उसको कम करने के लिए कि खून पतला हो आराम से, क्योंकि क्या है, प्रेशर है, आपकी वाहिनिकाएं पतली हो गई हैं। ठीक है, जरा सा भी खून गाढ़ा हुआ तो पास नहीं कर पाएगा, पास नहीं कर पाएगा, जहां फंसेगा ब्लॉकेज करेगा, ब्लॉकेज करेगा तो आपको खुद पता है क्या क्या हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए उस खून को पतला करने के लिए क्या दिया जाता है? स्टैटिन का यूज किया जाता है। उस कोलेस्ट्रॉल को जो भी आपका बह रहा है, रक्त कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए क्या दिया जाता है? स्टैटिन दिया जाता है। और ये किससे निकलता है? ये होता है मोनोस्कोरस परप्यूरियस ईस्ट से उत्पन्न होता है। किससे होता है? मोनोस्कस परप्यूरियस ईस्ट से होता है। ठीक है, चलो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, आगे चलते हैं। देखो अब हम देखेंगे कि वाहित मल में सूक्ष्म जीव। वाहित मल क्या होता है? आपको पता है हम लोगों के घर में क्या होते हैं? सेप्टिक टैंक्स होते हैं, या फिर जो मलमूत्र होते हैं, जो टैंक्स होते हैं जिसमें हम अपने फीकल मैटर, अपशिष्ट पदार्थ जो होते हैं उसमें हम डिस्कार्ड करते हैं बाथरूम में, वहां से वो एक पाइप में जाते हैं, आपने देखा है हमारे यहाँ। फिर वो जो बहुत जगहों पे क्या होता है कि वो सीधे पानी में भी छोड़ दिए जाते हैं, नदियों में, यहाँ पे वहां पे। तो या हम अपने घर में भी जब हम जब जो भी हमारा अपशिष्ट पदार्थ होता है हम उनको पानी में बहाते हैं। ठीक है, तो जो जैसे ऐसे तो वो हमारे घर का हो गया, ऐसे मोहल्ला, देश, सोचो सबका इतना सारा होगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, बड़े बड़े शहरों व कस्बों में घर से निकला हुआ मनुष्य का मल, फीकल मैटर व नालियों में बहता गंदा पानी, जो उसमें भी जो मल होता है, गंदा पानी होता है, ये जो सारी चीजें होते हैं उनको सीधे किसी नदी या झरने में डालना हानिकारक हो जाता है। हम उनको क्या करते हैं, जैसे आपका हो गया वैसे पूरा मोहल्ले देश का सोचो कितना सारा हो जाएगा, है ना। तो उसको अगर हम डायरेक्ट किसी नदी में डाल दें, हालांकि ऐसे डाला भी जाता है, मना नहीं करेंगे, आप खुद देखो, आपको बहुत जगह ऐसे एग्जांपल्स मिल जाएंगे जहाँ पे डायरेक्टली उनको नदी में डालते हैं और नदी को प्रदूषित करते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं करना चाहिए, बहुत ही गलत है। तो लेकिन करना क्या चाहिए कि उनको डायरेक्ट किसी झरने, नदी या तालाब में नहीं डालना चाहिए भाई, उससे वो भी पूरे प्रदूषित हो जाएंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि इनमें कार्बनिक पदार्थ की मात्रा अधिक होती है जो जल को दूषित कर देगी, किसी लायक नहीं छोड़ेगी। इसमें रोगजनक जीवाणु होते हैं, अगर हम ऐसी चीजों को नदी या जल या कहीं पे भी तालाब में डालेंगे तो वो उसको पूरा पोल्यूटेड कर देंगे और रोग इतने उसमें रोगजनक रोगाणु हो जाएंगे कि रोग फैलाएंगे। इसमें हानिकारक भारी धातु या फिर अकार्बनिक यौगिक होते हैं।
और वाहित मल जो होता है वो जलाशयों को प्रदूषित कर देता है, इसलिए शहरों में वाहित मल को उपचारित करने के लिए बड़े बड़े वाहित मल संयंत्र लगाए गए हैं, जिसमें उनका क्या होता है, ट्रीटमेंट किया जाता है, उनको शुद्ध किया जाता है। और आपने देखा है कि नहीं, आप जिस भी शहर में रहते हैं आप मुझे बताइएगा कि आपने ऐसे सीवेज ट्रीटमेंट्स वाले जो पूरा का पूरा लगाया जाता है सेटअप, वो आपने देखा है कि नहीं देखा है, ठीक है, जो पानी को प्रदूषण मुक्त करने के लिए क्या होते हैं, काम आते हैं, ठीक है। तो देखो अब ये जो वाहित मल है, अब ये जो वाहित मल है, इसको साफ करने के 2 चरण होते हैं। साफ करने के क्या होते हैं, 2 चरण होते हैं, एक होता है प्राथमिक चरण और एक होता है द्वितीयक चरण, ठीक है। चलो देखते हैं प्राथमिक चरण में प्राथमिक उपचार क्या होता है। इसमें वाहित मल को भौतिक रूप से उपचारित किया जाता है। ये याद रखना, ये याद रखना कि जो हमारा मल वाला पानी है या जो नाले नाले जितना भी गंदगा पानी है, उसको हम जब साफ करते हैं ताकि वो नदियों नालों में ना जाए, गंदगी ना फैलाए, तो जब हम उसको साफ करते हैं तो हम उसको 2 चरण में साफ करते हैं बेटा। पहले को हम बोलते हैं प्राथमिक चरण और दूसरे को हम बोलते हैं द्वितीयक चरण। 2 पार्ट्स में बांट के साफ करते हैं, ठीक है। तो पहले जो पहला चरण है, इसमें हम क्या करते हैं, जो वाहित मल है, जो गंदगी है, उसको हम भौतिक रूप से साफ करते हैं, भौतिक रूप से उपचारित करते हैं। भौतिक रूप मतलब क्या हुआ कि जैसे जो भी इसमें ऊपर चीजें होंगी, बड़ी बड़ी चीजें होंगी, उन सबको पहले हटाएंगे। फिर द्वितीयक चरण में हम, द्वितीयक जो चरण होगा उसमें हम उसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, जो भी सूक्ष्म जीव हैं उनके हिसाब से करेंगे, ठीक है। आप देखेंगे आगे चल के। तो जो प्राथमिक उपचार है उसमें जो वाहित मल है, सबसे पहले हम उसको क्या करेंगे, भौतिक रूप से साफ करेंगे। और इसमें हम क्या करते हैं, निस्पंदन, फिल्ट्रेशन और अवसादन, सेडिमेंटेशन विधि का उपयोग करते हैं। ये याद रखना, ये लॉन्ग क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आ सकता है, वाहित मल के उपचार के लिए कितने चरण होते हैं। तो आप क्या लिखेंगे, प्राथमिक चरण होता है जिसमें पहला क्या होता है, हम उसको भौतिक रूप से उपचारित करते हैं। और इसमें हम कौन कौन सी टेक्निक यूज करते हैं, फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन मतलब फिल्टर करेंगे, अवसादन सेडिमेंटेशन करेंगे कि बड़ी बड़ी चीजें नीचे बैठ जाए और पानी फिर हम दूसरे टैंक में भेज दें, ठीक है। उपयोग कर बड़े छोटे जितने भी ठोस कण होंगे उनको अलग कर लेंगे और इन्हें भिन्न भिन्न चरणों में अलग किया जाता है, ठीक है। आरंभ में जैसे मान लो आप पूरा नाले का पानी लेके आ रहे हो, पूरा वाहित मल है, गंदगी सब लेके आ रहे हो, तो आरंभ में क्या होगा, इनमें कूड़ा करकट होगा, बहुत सारी चीजें, उनको हम क्या करेंगे, निस्पंदन, फिल्ट्रेशन के द्वारा उनको हम क्या करेंगे, हटा लेंगे। उसके बाद ग्रिट यानी छोटे छोटे पत्थर व मिट्टी कण को हम अवसादन यानी सेडिमेंटेशन, अवसादन के द्वारा जो छोटे छोटे अब रह गए, बड़े बड़े तो हमने क्या किया, फिल्ट्रेशन लगाया, फिल्टर लगाया और बड़े बड़े हटा लिया। अब छोटे छोटे उसमें जो चीजें रह गई उनको हम अवसादन करेंगे, सेडिमेंटेशन करेंगे ताकि वो नीचे बैठ जाए और फिर उनको उठा लेंगे, ठीक है। और सभी ठोस जो नीचे बैठ गए, नीचे बैठ जाते हैं, वह प्राइमरी स्लज बन जाते हैं, ठीक है। अभी घबराना नहीं है, मैं एक एक डायग्राम से एक एक चीज क्लियर बनाएंगे, ठीक है। तो जो अब जैसे मान लो यहाँ पे आप देख लो, यहाँ पे आप पानी लेके आ रहे हो, ये पानी लेके आ रहे हो, ठीक है। अब उस पानी में आप सबसे पहले क्या करोगे, फिल्ट्रेशन, यहाँ पे फिल्टर लगा दो, फिल्ट्रेशन कर दिया। अब फिल्ट्रेशन से जितना कूड़ा करकट है, जो बहुत बड़ी बड़ी चीजें नालियों में फंसी रहती हैं, वो सारी यहाँ पे रुक जाएंगी। अब ये पानी आगे चला गया दूसरी पाइप में, लेकिन यहाँ पे भी तो अभी ये जो छन्नी आपने लगाई, इससे जो छोटे कण और गंदगी होंगे वो तो रह जाएंगे। अब ये क्या किया आपने, फिल्ट्रेशन यानी कि क्या किया, निस्यंदन। फिर अब यहाँ पे आपने इसका सेडिमेंटेशन किया, क्या किया, अवसादन। अब ये जो छोटे छोटे कण बैठ गए जमीन में और ये क्या हो गया, पानी ऊपर हो गया, ठीक है। अब ये जो पानी है इसको हम फिर आगे भेज देंगे और ये जो कूड़ा बच गया पहले वाला छोटा छोटा, वो यहीं रुक जाएगा। इसी को हम क्या कह रहे हैं, इसी को हम क्या कह रहे हैं बेटा, इसी को हम कह रहे हैं प्राइमरी स्लज, ठीक है। और जो तैरता हुआ प्राथमिक बहिस्राव है, ये उसको हम, ये जो बह रहा है, ये जो बह रहा है, ये जो आगे चला गया, इसको हम बोल रहे हैं प्राथमिक बहिस्राव, ठीक है। अब प्राइमरी इफेक्ट की प्राथमिक सेटलिंग टैंक से द्वितीयक उपचार के लिए इसको ले जाया जाएगा। अब ये इतना प्राथमिक चरण में बस इतना ही होता है, पानी हम सारा गंदा लेके आए, फिल्ट्रेशन किया, फिल्टर किया, बड़ी चीजें छान दी, अवसादन किया, ठीक है। जो छोटी छोटी चीजें थी नीचे बैठ गए, उनको प्राइमरी स्लज कह रहे हैं। अब जो पानी हुआ उसको बहिस्राव के द्वारा हमने द्वितीयक उपचार के लिए भेज दिया। बताओ क्लियर है तो लिखो यस मैम क्लियर है। आप देखो इसको इस डायग्राम से भी समझ लेते हैं और क्लियर हो जाएगा,
ठीक है, देखो डायग्राम में हमने क्या किया, यहाँ पे हमने पूरा वाटर सीवेज लाया, जितना गंदगी नालों नूलो सीवेज का पानी हम यहाँ पे इसको लेके आ रहे हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे जब इसको लेके आ रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे स्क्रीन लगी हुई है, बार स्क्रीन, जिससे क्या होगा, छनेगा सारी चीजें, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बड़ी बड़ी जितनी चीजें हैं क्या किया, उनको छान लिया, जितनी भी बड़ी लार्ज चीजें हैं उनको हमने पहले क्या किया, छान के अलग कर लिया कि भैया चलो पहले तुम तो साइड हटो। फिर हमने उस पानी को दूसरे टैंक में भेजा, यहाँ पे इनका क्या हुआ, सेडिमेंटेशन हुआ, और जो तुम्हारे सैंड बड़े छोटे छोटे टुकड़े थे वो नीचे इकट्ठे हो गए, और ऊपर वाला पानी, इसी को क्या कह रहे हैं, इसी को हम कह रहे हैं प्राइमरी स्लज, ठीक है। और अब ये जो पानी है इसको हमने दूसरे टैंक में भेज दिया। अब यहां से क्या होगा, यहां से क्या होगा, यहां से जो आपका द्वितीयक उपचार है वो शुरू हो जाएगा, ठीक है। फिर यहां से हमने इसको भेजा, फिर जो भी चीजें बची होंगी वो फिर छन जाएंगी, फिर हम इसको यहाँ पे तीसरे टैंक में भेजेंगे। और जो ये टैंक है इसमें क्या है, इसमें इस टैंक में क्या होगा, हम जब भेजेंगे तो इस टैंक में सूक्ष्म जीव हैं, ठीक है, क्या है, सूक्ष्म जीव हैं। अब ये सूक्ष्म जीव आगे क्या करेंगे अभी हम बताएंगे, ठीक है। अब क्या होगा, जब ये पूरा और इसको क्लियर कर देंगे, ये जो भी आपके कार्बनिक पदार्थ हैं, क्योंकि ये जो पानी अभी आपने देखा इसमें क्या होता है, कार्बनिक पदार्थ होते हैं, वही नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है। तो इस पानी में तो कार्बनिक पदार्थ ही है, बस आपने बड़ी छोटी चीजें छान के अलग कर ली। अब यहाँ पे सूक्ष्म जीव है, यहाँ पे O2 है आपका, आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे O2 है, ऑक्सीजन, ये सूक्ष्म जीव, O2 ये कैसे हैं, वायवी, जो वायवी माहौल में काम करे वो सूक्ष्म जीव, यानी इनको काम करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, कहेंगे लाओ और ऑक्सीजन दो, जितनी ऑक्सीजन दोगे उतना हम कार्बनिक पदार्थ खत्म कर देंगे। ऑक्सीजन दिए जा रहे हैं, ये सूक्ष्म जीव सारे कार्बनिक पदार्थ को तोड़ते जा रहे हैं, तोड़ते जा रहे हैं, तोड़ते जा रहे हैं, ठीक है। अब इनको फिर जब होंगे क्या होंगे, तो जब कार्बनिक पदार्थ टूटते जाएंगे बेटा तो धीरे धीरे सारे कार्बनिक पदार्थ खत्म हो जाएंगे, और जो सूक्ष्म जीव है उनकी संख्या क्या होगी, बहुत बढ़ जाएगी। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि सूक्ष्म जीव क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन का यूज कर रहे हैं, कार्बनिक पदार्थ तोड़ते जा रहे हैं, अपनी संख्या बढ़ाते जा रहे हैं, तो कार्बनिक पदार्थ तो एक टाइम के बाद खत्म हो जाएगा, लेकिन जो सूक्ष्म जीव है उनकी संख्या बढ़ जाएगी। अब इसको फिर दूसरे टैंक में भेज दिया जाएगा, जहां से ये क्लीन वाटर हो जाएगा। अब आप इसको रिवर में, तालाब में कहीं भी छोड़ दो, क्योंकि ये पानी बिल्कुल सही हो गया। और अब ये जो सूक्ष्म जीव बचे, अब उनका देखो हम क्या यूज करते हैं, बाद में बताते हैं, ठीक है। चलो ये देखो एक और डायग्राम है, ये भी समझ लो किस तरीके से होता है, ठीक है। या हम आपको बना के दिखा देते हैं, मुझे लगता है ये आपके लिए ज्यादा आसान है कि हम आपको बना के दिखा देते हैं। देखो द्वितीयक उपकरण अभी ये पढ़ लेते हैं, फिर हम आपको बना के दिखा देते हैं, ठीक है। चलो द्वितीयक उपकरण में क्या होता है बेटा, द्वितीयक उपकरण में अब जो हमने, हमारे पास यहाँ से पानी आया था, जो प्राइमरी स्लज इधर इकट्ठा हुआ था, और ऊपर जो पानी बचा था उसको हमने क्या किया, जो जिसको हम बहिस्राव द्वारा वायवीय टैंक में भेज रहे हैं, जहां पे हमारे पास ऑक्सीजन है, जहां पे हमारे पास क्या है, हमारे पास सूक्ष्म जीव है। तो अब इस पानी को हमने किस में भेज दिया, वायवीय टैंक में भेज दिया, और इसे किसी यंत्र द्वारा हिलाया जाता है। इससे बहिस्राव में पाए जाने वाले कार्बनिक पदार्थों को वायवीय जीवाणु अपघटित कर देते हैं। वो क्या करेंगे, ऑक्सीजन लेंगे और जल्दी से जो कार्बनिक पदार्थ है उनको तोड़ना शुरू करेंगे, जिससे जीवाणुओं की संख्या में तेजी से वृद्धि हो जाती है, और ये झुंड बना लेते हैं, जिससे अब हम क्या कह रहे हैं, फ्लोकस कह रहे हैं, जिसे अब हम क्या कह रहे हैं, फ्लोकस कह रहे हैं, ठीक है। कवक के साथ तंतु जीवाणु के साथ मिलकर ये ऊर्जा निर्मित करते हैं। क्या करेंगे ये, कवक के तंत्र जीवाणु के साथ मिलकर ये ऊर्जा निर्मित करते हैं, और इस प्रकार कार्बनिक को ये जीवाणु तेजी से कम कर देते हैं। जितने भी कार्बनिक पदार्थ है सबको तोड़ के क्या कम कर देंगे, कम कर देंगे। इसके कारण बहिस्राव की बीओडी भी घटने लगती है। अब बीओडी क्या होती है अभी हम बताएंगे, ठीक है। अभी बस आप यहाँ पे पढ़ लो, भी डायग्राम, हो सकता है आपको कंफ्यूजन भी हो, आपके लिए नई चीजें, तो अभी हम डायग्राम के माध्यम से सब चीजें बताएंगे। बीओडी ऑक्सीजन की वह मात्रा है जो 1 लीटर पानी में पाए जाने वाले कार्बनिक पदार्थों को अब घटित करने के लिए जीवाणुओं द्वारा उपयोग में लिया जाता है, ठीक है। चले अब देखो, या हम कह सकते हैं कि बीओडी जितना पानी में ज्यादा होगा उसमें कार्बनिक पदार्थ भी उतना ज्यादा प्रदूषित होगा, और वो पानी भी उतना ज्यादा गंदा होगा। चलो पहले भाई समझ ले। अब जब बहिस्राव का बीओडी कम हो जाता है तो बहिस्राव निस्पंदन टैंक में भेज दिया जाता है। इस अवसाद को हम सक्रियत आपंकक, एक्टिवेटेड स्लज कहते हैं, ठीक है। वायवीय टैंक में वापस थोड़े से सक्रियत आपंकक को भेजा जाता है, और यह निवेश द्रव की भांति कार्य करता है। बचे हुए सक्रियत आपंकक को अवायवीय टैंक में
प्रवेश कराया जाता है और अवायवीय टैंक को अवायवीय आपंक संपंचित कहा जाता है। अवायवीय जीवाणु अंपक को विघटित करने का कार्य करते हैं। मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड व CO2 गैस अपघटन से प्राप्त होती है और इससे बायोगैस गोबर मिलती है। ये पॉइंट आपको बस यहां से याद रखना है कि मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड व CO2 गैस अपघटन से प्राप्त होती है। क्या क्या प्राप्त होता है? मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड और CO2 गैस, ठीक है, इन सब अपघटन से मिलती है, जिससे हम क्या करते हैं? बायोगैस गोबर बनाते हैं। चलो इसको डायग्राम से समझ लेते हैं। इस गैस का उपयोग रोशनी करने व खाना बनाने के लिए किया जाता है। इस प्रकार उपचारित पानी में प्रदूषकों की बहुत कम मात्रा पाई जाती है, जिससे अब किसी भी नदियों, झरनों में डाला जा सकता है। इसलिए शहर और कस्बों में हमारी सरकार को इन संयंत्रों को अधिक से अधिक मात्रा में लगवाना चाहिए। चलो हो गया भाई, अब डायग्राम से समझेंगे, बहुत कंफ्यूजन हो गया आपको। पानी आया, जो भी आपका सीवेज है, गंदा नाले का पानी है, आया प्राथमिक उपचार के लिए। यहाँ पे आपने सबसे पहले क्या किया? एक आपने फिल्ट्रेशन लगाया, जिससे जितने भी बड़े पदार्थ है वो छन के क्या हो गए? बाहर हो गए, ठीक है। फिर आपने उस पानी को आगे भेजा, अवसादन हुआ, अवसादन में जो टुकड़े थे वो नीचे बैठ गए और पानी ऊपर आ गया। अब यहाँ पे प्राथमिक उपचार क्या हो गया? खत्म हो गया। उस पानी को हमने बहिर्स्राव के थ्रू दूसरे टैंक में भेजा। इस टैंक में, ये वायवीय टैंक था, ये कैसा था? ये एक वायवीय टैंक था। इस वायवीय टैंक में हमारा क्या था? ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन जा रहा था, सूक्ष्म जीव थे। और ये जो हमारा पानी आया बेटा, ये जो हमारा पानी आया, इसमें क्या था? कार्बनिक पदार्थ थे। तो इस टैंक में क्या क्या हुआ? ऑक्सीजन था, सूक्ष्म जीव थे और कार्बनिक पदार्थ था। क्या क्या था? ऑक्सीजन था, सूक्ष्म जीव थे और क्या था? कार्बनिक पदार्थ था, ठीक है। अब क्या होगा? ये सूक्ष्म जीव ऑक्सीजन की हेल्प से सारे कार्बनिक पदार्थ को तोड़ देंगे। क्या कर देंगे? तोड़ देंगे, ठीक है। अब जब ये सारी चीजें तोड़ना शुरू करेंगे तो एक टाइम पे ऐसा आएगा कि सारा कार्बनिक पदार्थ टूट जाएगा और जो सूक्ष्म जीव हैं उनकी संख्या बहुत ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। कार्बनिक पदार्थ क्या है? हट गया वहां से, ठीक है। अब क्या करेंगे कि अब ये जो पानी है, फिर इसको हम क्या करेंगे? यहाँ पे एक दूसरे टैंक में भेजेंगे, ठीक है। अब ये जो ऊपर का पानी है, जो ऊपर का पानी है, उसको तो हमने जल स्रोतों में डाल दिया, नदी में, झरने में, यहाँ सब डाल दिया, वो फिल्टर हो गया। अब ये जो आपके नीचे सूक्ष्म जीव बचे थे, ठीक है, इन सूक्ष्म जीवों में से हम थोड़े को निकाल लेंगे, और निकाल के फिर से इस वायवीय टैंक में डाल देंगे, ठीक है। थोड़े को निकालेंगे और फिर वायवीय टैंक में डाल देंगे और फिर ऑक्सीजन दे देंगे। फिर जो पानी आता रहेगा, ये क्या करता रहेगा? जो भी पानी आता रहेगा, ये उसका क्या करेगा? द्वितीयक उपचार करता रहेगा, कार्बनिक पदार्थ तोड़ता रहेगा, ये साइकिल चलती रहेगी। लेकिन ये जो बाकी का बच गया, तो हम इसको एक ऐसे टैंक में डाल देते हैं जो अवायवीय हो, जहां पे ऑक्सीजन ना हो। और अभी तक आपके सूक्ष्म जीव जो थे वो कैसे थे? जो अभी तक आपके सूक्ष्म जीव थे वो आप बोलेंगे मैम वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में काम कर रहे थे, लेकिन अब हमने किस में डाल दिया? इसको अवायवीय टैंक में डाल दिया, जहां पे इसको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। तो जब ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है तो ये धीरे धीरे मरने लगेंगे। अब जब यहाँ पे मरने लगेंगे तो यहाँ पे कुछ ऐसे जीवाणु भी होंगे जो अवायवीय वातावरण में रहते हों, ठीक है। अब वो जो अवायवीय वातावरण में रहते हैं वो जीवाणु यहाँ पे हो जाएंगे और ये क्या होंगे? ये खत्म हो जाएंगे, ठीक है। इन्हीं को हम क्या कह रहे हैं? यहाँ पे सक्रिय अंक कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने इससे क्या किया? अब यहाँ पे देखो, यही पूरा प्रोसेस लिखा हुआ है बेटा, यही प्रोसेस लिखा हुआ है, ठीक है, कि ये जो वायवीय टैंक में वापस थोड़े से सक्रिय अंपक थे, उनको हमने क्या किया? उनको हमने कुछ को हमने वापस से भेज दिया और बाकी को हमने अवायवीय टैंक में प्रवेश करा दिया। अवायवीय टैंक में क्या हुआ कि अवायवीय बैक्टीरिया, आपके जीवाणु जो है, वो अब जितने भी वायवीय हैं उनको विघटक कर देंगे और क्या बनाएंगे? क्या निकलेगा? मीथेन निकलेगा, हाइड्रोजन सल्फाइड निकलेगी और CO2 निकलेगा, ठीक है। और जिससे क्या बनेगा? गोबर गैस। ये अब इससे क्या होगा? आपका मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड, CO2 निकलेगा और यही क्या होगा? गोबर गैस, ठीक है। अभी गोबर गैस का क्या यूज करते हैं उसको हम बाद में देखेंगे। और ये जो आपका पानी निकला शुद्ध, ये क्या होगा? वापस से हम नदी, झरने, इन सब में डाल देंगे। क्लियर है? ये पॉइंट क्लियर है तो स्क्रीनशॉट ले लो। ये पॉइंट क्लियर है तो स्क्रीनशॉट ले लो। क्लियर है? अब देखो, अब एक टर्म आया था BOD, जो मैंने बोला था हम बाद में बताएंगे।
बीओडी का फुल फॉर्म होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। क्या होता है? बीओडी का फुल फॉर्म क्या होता है बेटा? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। अब बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होती क्या है, देखो इस यहां से समझो वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। यहां से समझोगे तो आपको हमेशा याद रहेगा, हमेशा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे जब सूक्ष्म जीव थे तो उनको कार्बनिक जो पदार्थ थे, जो सूक्ष्म जीव थे, उनको कार्बनिक पदार्थ तोड़ने के लिए क्या चाहिए थी? ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए थी। कह रहे थे ना ज्यादा ऑक्सीजन लो, ज्यादा ऑक्सीजन लो, जितना ज्यादा ऑक्सीजन लोगे हम उतना क्या करेंगे? कार्बनिक पदार्थ तोड़ देंगे। तो यहाँ ऑक्सीजन की डिमांड क्या थी? ज्यादा थी। जब हमने इसको वाईवी टैंक में अपना डाला था पानी, तो यहाँ पे क्या थी? यहाँ पे ऑक्सीजन की डिमांड क्या थी? ज्यादा थी। ऑक्सीजन की डिमांड क्या थी? आप बोलेंगे मैम ज्यादा थी। ये जो सूक्ष्म जीव थे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे, वो क्या कह रहे थे कि और ऑक्सीजन लो, और ऑक्सीजन लो, और ऑक्सीजन लो। तो यहाँ पे क्या थी? ऑक्सीजन की डिमांड ज्यादा थी। तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, डिमांड मतलब क्या होता है? हम किसी चीज की डिमांड कहते हैं कि हमें चाहिए, लो हम डिमांड कर रहे हैं कि हमें ये चाहिए। तो यहाँ पे क्या था? ऑक्सीजन की डिमांड किस में थी? ज्यादा थी। जब ये वाईवी टैंक में थे, जब इनका कार्बनिक पदार्थ तोड़ा था। ये कैसा पानी था? ये गंदा पानी था। तो जो गंदा पानी होता है वहां पे जो अगर आपके सूक्ष्म जीव उनको तोड़ रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है उनको ऑक्सीजन की ज्यादा जरूरत होगी। तो यहाँ पे बीओडी क्या होगा? ज्यादा होगा। जैसे जैसे कार्बनिक पदार्थ खत्म हुए, ऑक्सीजन की कमी होने लगी, ऑक्सीजन वो नहीं मांग रहे थे कि भाई अब सब कार्बनिक पदार्थ खत्म कर दिया, अब ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, तो बीओडी धीरे धीरे क्या हो गया? कम हो गया। ठीक है, अब देखो यही पीछे लिखा हुआ है। पहले हम आपको समझाते तो आपको समझ में नहीं आता, इसलिए मैंने कहा था कि बाद में समझाएंगे। ठीक है, देखो क्या हो रहा है। कवक के तंतु जीवाणु के साथ मिलकर इस प्रकार कार्बनिक को ये जीवाणु तेजी से कम कर देते हैं, जिस कारण बीओडी भी घटने लगता है। यानी कि जैसे ही कार्बनिक पदार्थ कम होने लगेंगे, बीओडी भी क्या होगा? कम होने लगेगा। बीओडी ऑक्सीजन की वह मात्रा है जो 1 लीटर में पाए जाने वाले कार्बनिक पदार्थों को अपघटित करने के लिए जीवाणु द्वारा उपयोग में लिया जाता है। समझ गए? बीओडी क्या है कि मान लो 1 लीटर पानी में आपके कार्बनिक पदार्थ हैं, तो जीवाणु उनको तोड़ने के लिए जो आपका क्या कर रहे हैं? डिमांड कर रहे हैं ऑक्सीजन का, वही क्या है? बीओडी है। समझ गए? हम कह सकते हैं कि बीओडी जितना पानी में ज्यादा होगा उसमें कार्बनिक पदार्थ भी उतना ज्यादा होगा, यानी कि वो उतना ज्यादा प्रदूषित होगा, पानी भी उतना ज्यादा गंदा होगा। तो अब देखो मैंने इतने क्लियर तरीके से प्यार से समझाया, अब आप नहीं भूलोगे। जितना कार्बनिक पदार्थ है उतना ही ऑक्सीजन चाहिए उसको तोड़ने के लिए, उतना ही जीवाणुओं को ऑक्सीजन चाहिए उसको तोड़ने को। तो जितना ज्यादा कार्बनिक पदार्थ होगा, जितना ज्यादा कार्बनिक पदार्थ होगा, जितना ज्यादा प्रदूषित पानी होगा, उतना ही क्या होगा? उतना ही उसका क्या होगा? बीओडी होगा। समझ गए? फिर से देख लो, जितना बीओडी जितना पानी में ज्यादा होगा उसमें कार्बनिक पदार्थ भी उतना ज्यादा प्रदूषित होगा और वो पानी भी उतना ज्यादा गंदा होगा। जब बहिस्राव का बीओडी कम हो जाता है तो बहिस्राव निष्पंदन टैंक में भेज दिया जाता है और इस अवसाद को हम क्या बोलते हैं? एक्टिवेटेड स्लज कहते हैं। बताओ क्लियर हो गया कि नहीं? क्लियर हो गया कि नहीं? चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर देखते हैं। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो भाई। ठीक है भाई, ले लिया स्क्रीनशॉट, आगे चलें। देखो अब जो हम नेक्स्ट चीज देखेंगे वो हम क्या देखेंगे? बायोगैस के उत्पादन में सूक्ष्म जीव। अब आप पूछेंगे मैम आखिर ये बायोगैस क्या होता है और उसके उत्पादन में सूक्ष्म जीव का क्या रोल है? तो चलो आओ देखते हैं। बायोगैस बेटा गैसों का वह समूह है जिसमें मीथेन होती है, CH4, कितनी? लगभग 50% से 70%। ठीक है, तो ज्यादा उसमें क्या होती है? बायोगैस जो होती है वो एक गैसों का समूह होता है जिसमें सबसे ज्यादा क्या होता है? सबसे ज्यादा होता है मीथेन। ठीक है, उसके बाद CO2 भी मिलेगा, H2 भी मिलेगा, H2S भी मिलेगा, ये सारी चीजें भी मिलेंगी। ठीक है, जैव भारों से प्राप्त ऊर्जा का स्रोत गैस के रूप में जैव गैस कहलाता है। पशुओं के गोबर से जैव गैस का निर्माण होता है और गोबर से प्राप्त जैव गैस को गोबर गैस या बायोगैस
कहते हैं। तो बायोगैस क्या हुआ बेटा, मेनली जो हम गोबर से बनाते हैं उसमें ज्यादा मात्रा जो गोबर होती है, फिर उसमें आप उसमें और भी चीजें डाल सकते हैं, जैसे घर का जो नॉर्मल कचरा है, ये सारी चीजें, पन्नी वन्नी नहीं, नॉर्मल जैसे पत्ती ये वो सारी चीजें भी आप डाल सकते हैं। ठीक है, उससे हम क्या बनाते हैं, गोबर गैस या बायोगैस बनाते हैं। ठीक है, अपशिष्ट जैव भार को मैथेनोजेनिक जीवाणु मैथेनोबैक्टीरियम द्वारा अनाक्सी विघटन द्वारा उत्पन्न किया जाता है। इससे प्राप्त गैस में मीथेन अधिक मात्रा में होती है और जंतुओं के विशिष्ट जैव भार में सेलुलोज की मात्रा ज्यादा होती है, क्योंकि आपको पता है कि गोबर कौन देता है, गाय भैंस, और वो क्या करते हैं, वो क्या खाते हैं ज्यादातर, वो क्या होते हैं, हार्बीवोरस होते हैं, तो उनमें सेलुलोज की मात्रा क्या होती है, ज्यादा होती है। इसीलिए जो उनकी इंटेस्टाइन है वो कैसी होती है, वो लंबी भी होती है, क्योंकि उनको सेलुलोज का पाचन करना होता है। ठीक है, जिसका पाचन करने के लिए जीवाणु मीथेन गैस बनाते हैं। क्या बनाते हैं, मीथेन गैस बनाते हैं। ठीक है, तो देखते हैं भाई इसमें होता क्या क्या है। आप गोबर गैस बनाने के लिए हम एक पूरा संयंत्र लगाते हैं, मतलब पूरा एक उपकरण का क्या करते हैं, पूरा एक उपकरण का सेटअप करते हैं। तो पहले देखो, अब तो कम हो गया, लेकिन पहले गांवों में लोग गोबर गैस प्लांट लगाते थे, तो उसमें से जो निकलता था, गैस निकलता था, उसको लोग खाना बनाने में यूज करते थे और भी चीजों में यूज करते थे। ठीक है, तो उसके लिए एक पूरा सेटअप करते हैं। तो देखो करते क्या है, उसमें 2-3 तरह के टैंक होते हैं। देखो ये आपको कुछ इस तरह का दिखेगा, हो सकता है आपके जमाने में अभी कम दिखता है बेटा, पर पहले लोग अपने घरों के बाहर इस तरह के क्या करते थे, टैंक्स बनाते थे, क्योंकि लोगों के पास जानवर भी होते थे, लोग दूध भी उन्हीं से निकालते थे और उनके पास गोबर भी बहुत मात्रा में होता था। ठीक है, तो वो इन टैंक से ही जो गैस बनाते थे उसका यूज कर लेते थे खाना बनाने में और बाकी चीजों में। ठीक है, तो बाहर से ये टैंक देखने में ऐसा लगता है, और फिर ये उसका पूरा क्या होता था, प्रोसेस होता था कि किस तरह से टैंक होता था, कहाँ से क्या क्या डालते थे और क्या बनता था और उसका फिर क्या यूज करते थे। ठीक है, तो ये सारी हम चीजें देखेंगे। चलो आओ फिर एक एक करके पॉइंट को देखते हैं, कितना इंटरेस्टिंग है। देखो, तो जो गोबर गैस प्लांट हमने लगाया उसमें जो पहला टैंक होता है उसको हम बोलते हैं स्लरी टैंक। ठीक है, इसमें एक छोटे से टैंक में गोबर को पानी के साथ मिलाया जाता है और स्लरी बनाते हैं। जो गाढ़ा गोबर होता है, जो पहला टैंक होता है, उसमें क्या करते हैं, उसको हम स्लरी टैंक बोलते हैं, और उसमें जो गोबर होता है उसको पानी मिलाते हैं, क्योंकि गोबर गाढ़ा होता है, और पानी मिला के उसको क्या करते हैं, पतला करते हैं। ठीक है, स्लरी बनाते हैं ताकि वो पाइप में बह सके। जब एकदम थक्का थक्का रहेगा, गाढ़ा गाढ़ा रहेगा, तो पाइप में बहेगा कैसे, तो ताकि वो पानी में बह सके, इसलिए हम उसको क्या करते हैं, पानी मिला के तो एकदम पतला बनाते हैं। ठीक है, अब हम इस स्लरी को पाइप के द्वारा डाइजेस्टर टैंक से जोड़ देते हैं। तो ये हमारा मान लो एक कोई टैंक है जिसको हमने क्या कह दिया, स्लरी टैंक कर दिया, इसमें गोबर डाला, ये गोबर है, और पानी डाला। अब इसको पतला बनाया और एक पाइप से इसको एक दूसरे टैंक में भेज दिया गया, और ये जो दूसरा टैंक है, अब ये क्या है, ये है डाइजेस्टर टैंक। ठीक है, अब डाइजेस्टर टैंक कैसा होता है, यह एक टैंक है जो 10 से 15 फीट गहरा होता है और जिसकी दीवारें क्या होती हैं, पक्की ईंटों से बनाई जाती थी। ठीक है, और स्लरी को संग्रहित किया जाता था, यहीं पर गोबर का अपघटन करता था। कौन करता है, जीवाणु करते हैं। कौन करते हैं, जीवाणु करते हैं, जिससे बायोगैस प्राप्त होती है। अब ये कौन कौन से जीवाणु है जो अपघटन करते हैं, वो आपने अभी देखा, मैथेनोबैक्टीरियम अनाक्सी विघटन द्वारा उत्पन्न किया जाता है और इससे प्राप्त गैस में मीथेन अधिक मात्रा में होती है। ठीक है, तो ये जो डाइजेस्टर टैंक है, यहाँ पे क्या हुआ, जीवाणु ने क्या किया, गोबर का अपघटन किया, जिससे क्या प्राप्त हुआ, बायोगैस प्राप्त हुई। और यह टैंक वायु रोधी होता है, मतलब इसमें क्या होता है, ये एकदम इस तरीके से बनाया जाता है कि इसमें वायु नहीं हो। ठीक है, अब फिर तीसरा क्या होता है, गैस होल्डर। ठीक है, अब देखो गैस होल्डर क्या होता है, अब आपके 2 टैंक थे, एक पहला यहाँ पे स्लरी टैंक था, उसमें गाढ़ा गोबर ये सब डाला गया, उसमें पानी डाला गया, उसको पतला किया गया, उसको पाइप द्वारा दूसरे एक बिल्कुल ऐसा टैंक बना गया जिसमें कहीं से वायु प्रवेश ना कर सके। ठीक है, इसमें इसको भेजा गया। अब यहाँ पे क्या है, जो आपके उनको तोड़ा गया और उनको तोड़ दिया गया। ठीक है, डाइजेस्टर टैंक में आपका ये देख लो फिर से, डाइजेस्टर टैंक में क्या हुआ कि आपका गोबर का अपघटन हो गया, किसने किया, जीवाणुओं ने कर दिया। ठीक है, अब फिर तीसरा क्या है, गैस होल्डर। डाइजेस्टर टैंक में बनी गैस, अब इसमें ऊपर गैस बन गई क्योंकि अपघटन हो गया।
तो अब जो इसमें गैस बनी उसको गैस होल्डर में इकट्ठा कर दिया गया। मान लो यहाँ पे कोई गैस होल्डर है जहां पे उस गैस को इकट्ठा कर दिया गया, ठीक है। अब इस गैस होल्डर में एक निकास पाइप होती थी, इस यहाँ से एक पाइप निकली, अब यहाँ से इस गैस को जो इतने भी अगल बगल घर होते थे सब में सप्लाई कर दिया जाता था, वो उसको यूज में ले लेते थे, ठीक है, जो भी उससे अपना काम करें। अब जो स्लज टैंक है, अपघटन के बाद बचे हुए गोबर को टैंक से जुड़े पाइप से निकाल लिया जाता था। अब जो यहाँ पे नीचे बच गया, जो अभी यहाँ पे कुछ बचा होगा ना, गैस तो निकल गई, अब इसको यहाँ अलग एक पाइप से निकाल लिया जाता था और इकट्ठा कर लिया जाता था, और इसी को क्या किया जाता था, उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता था, यानी इसी को खेत वगैरह में डाल दिया जाता था और वो नेचुरल फर्टिलाइजर का काम करता था। तो देखो कितनी अच्छी चीजें थी, पहले के लोग कितने सही चीजें यूज करते थे। एक तो आपका गोबर यूज हो गया, उसी से आप खाना भी बना ले रहे हैं, उससे आपको फर्टिलाइजर यानी खाद भी मिल गया, आपको रासायनिक खाद की भी जरूरत नहीं है। रासायनिक खाद यूज करते हैं 100 तरह की बीमारियां होती हैं। तो सोचो एक साथ कितना काम हो गया है ना बेटा, हो रहा है कि नहीं बताओ, एक साथ कितनी चीजें हमने बना ली, ठीक है। तो देख लो एक बार डायम्फ्री, यही स्लरी है, यहाँ पे हमने गोबर को पानी में घोला, पाइप द्वारा एक बड़े ईंटे वाली टैंक में पहुंचाया, यहाँ पे इसको जीवाणु ने अपघटित किया, ऊपर की तरफ गैस हो गई, नीचे की तरफ इकट्ठा हो गया मैन्योर फर्टिलाइजर। गैस को एक पाइप से निकाला और फिर डिफरेंट घरों में सप्लाई कर दिया। नीचे जो डाइजेस्टर बचा उसको हमने निकाला और इसको क्या किया, हमने फर्टिलाइजर के रूप में यूज कर लिया। अब बताओ कितना आसान है, आसान है ना। चले आगे, चलो अब देखो बायोगैस के फायदे क्या क्या है। इसे आसानी से प्राप्त किया जा सकता है, इसका प्रयोग भोजन बनाने, रोशनी व अन्य ऊर्जा के स्रोतों में कर सकते हैं, ठीक है। इससे प्राप्त उप उत्पाद को उर्वरक के रूप में लिया जा सकता है, इसके द्वारा गोबर से होने वाले प्रदूषण को भी समाप्त किया जाता है। एक तीर और कई निशाने, एक तीर और कई निशाने अपने लगा लिए, ठीक है। मुझे तो लगता है कि अभी भी हमें ये सारी चीजें यूज करनी चाहिए, ठीक है, इससे पोल्यूशन क्या होगा, कम होगा। देखो जैव नियंत्रक कारण के रूप में सूक्ष्म जीव, अब हम सूक्ष्म जीव का उपयोग कहाँ कर रहे हैं, जैव नियंत्रक कारक के रूप में यूज कर रहे हैं, ठीक है। देखो हमारा भारत क्या है, कृषि प्रधान देश है, आपको भी पता है, सबको पता है कि हमारा भारत क्या है, कृषि प्रधान देश है, ठीक है। तो भारत में कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए और फसलों को रोगों से बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बहुत सारे रासायनिक कीटनाशक छिड़कते हैं, लो भाई लो भाई लो भाई लो भाई। उससे क्या होता है, प्रदूषण होता है, वो पौधों की जड़ों में जाते हैं, मिट्टी में जाते हैं, फिर उसको हम खाते हैं, फिर हम में 100 तरह की बीमारी होती है, इसीलिए आजकल हम सब में इतनी बीमारियां फैली हुई हैं। तो इस चीज को रोकने के लिए, इस चीज को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, ताकि पर्यावरण में क्या हो, हानिकारक प्रभाव जो पड़ रहा है वो खत्म हो जाए, हम किसका यूज कर सकते हैं, हम जो है इन सारी चीजों का यूज, हम नेचुरल मेथड्स का यूज कर सकते हैं, हम प्राकृतिक विधियों का यूज कर सकते हैं, जिससे क्या हो, हमारे रासायनिक चीजों का उपयोग कम हो जाए, ठीक है। जैसे ये कुछ चीजें आप पहचानते हो, किसको किसको पहचानते हो, मच्छर है आपका, और क्या है, मच्छर है, ठीक है, बीटल्स हैं, एफिड्स है, ठीक है। ये सारी चीजें क्या है, जैसे ये मच्छर को खा लेता है, तो ये क्या हो गया, एक बायोलॉजिकल तरीका हो गया, अपने आप खत्म हो गया, ठीक है। अब देखो रासायनिक पीड़क, एक मिनट भाई तुम यहाँ हो, ठीक है। रासायनिक पीड़कनाशी प्रयोग से हानियां क्या क्या होती हैं देख लेते हैं। देखो गैर पीड़कनाशियों का विनाश, ये रासायनिक उत्पाद है, इससे ये लाभकारी वह हानिकारक पीड़क से अंतर नहीं कर पाते, जिससे लाभदायक कीटों और हानिकारक कीटों दोनों को ही नुकसान हो जाता है। देखो अब जब हम रासायनिक चीजों का छिड़काव करते हैं, ये पॉइंट ये कहना चाह रहा है बेटा कि जब हम रासायनिक चीजों का छिड़काव करते हैं कीड़े मारने के लिए, तो क्या होता है कि अब रसायन को तो पता नहीं है कि अच्छा कीड़ा है ये बुरा कीड़ा है, इसको मारना है किसको मारना है। तो जब हम रासायनिक चीजों का छिड़काव करते हैं तो जो बुरे के साथ साथ अच्छे कीड़े भी खत्म हो जाते हैं, अच्छी जो चीजें हमारे लिए फायदेमंद है ये वो भी क्या कर देते हैं, खत्म कर देते हैं, ठीक है। प्राकृतिक असंतुलन तथा परिवर्तन का विनाश, कभी कभी खाद्य श्रृंखलाएं असंतुलित हो जाती है क्योंकि हमने रासायनिक पीड़कनाशी डाल दिया जो कि लाभकारी जीवों को भी नष्ट कर देता है, एक पूरी फूड साइकिल ही डिस्टर्ब कर देता है। इससे क्या होता है, इससे जो पारिस्थितिक तंत्र है उनमें क्या होता है, नुकसान हो जाता है, ठीक है। अब देखो पीड़क तथा रोगों का जैव नियंत्रण, कृषि रासायनिक पीड़कनाशों, उर्वरकों तथा दवाइयों की जगह पे हमें क्या यूज करना चाहिए, अभी हमने देखा गोबर से बनी खाद का यूज करना चाहिए, ठीक है। और जैव पीड़कनाशक का उपयोग करना चाहिए, जिससे हम क्या करें, रसायनों से होने वाले नुकसान से बच जाएं। इसके लिए हमें वीड़कों के जीवन चक्र, उनके आवास व भोजन आदि के बारे में पता होना चाहिए और इसके अनेक
तरीके खोजे गए हैं। जैसे जैसे कौन सा तरीका भाई, मच्छरों को नष्ट करने में काली व लाल धारियों वाला लेडी बर्ड बहुत मदद करता है। भृंग, लेडी बर्ड, लेडी बर्ड आपने देखा होगा ना, अभी पीछे डायग्राम में था। तो मच्छर किससे नष्ट हो जाते हैं, मच्छर किससे नष्ट हो जाते हैं, वो लाल और काली धारियों वाले भृंग लेडी बर्ड से नष्ट हो जाते हैं। तो क्या जरूरत है आपको रसायन डालने की, भाई आप इन्हीं से नष्ट कर लो, ठीक है। बैसिलस जीवाणु से प्राप्त कई प्रोटीन कैटरपिलर लार्वा नियंत्रण करने के लिए मदद करता है। पौधों की जड़ों में पाई जाने वाली ट्राइकोडर्मा मुक्त जीवी कवक है जो पादप के रोगों के इलाज के लिए प्रयोग करता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है बेटा, ये क्या है, ये नेचुरल विधियां है, तो हमें रासायनिक चीजों की जगह पर इन चीजों का यूज करना चाहिए, ठीक है। अब देखो जैव उर्वरक यानी कि बायो फर्टिलाइजर, ठीक है, ये देख लेते हैं भाई। जैव उर्वरक क्या होता है, यह एक प्रकार का जीव है जो मृदा की उर्वरक क्षमता में वृद्धि करता है। जैव उर्वरक क्या है बेटा, जैव बायो फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, जो मृदा की उर्वरक क्षमता में वृद्धि करते हैं, इसलिए इन्हें जैव उर्वरक कहते हैं। जैसे राइजोबियम जीवाणु, साइनोबैक्टीरियम या कुछ कवक, आपने सुना होगा इनका नाम, पहले भी हमने डिस्कस किया है, ठीक है। जैसे क्या होता है, ये क्या करते हैं, ये जो बड़े बड़े पौधे होते हैं क्या करते हैं, उनकी जड़ों से एसोसिएशन संबंध बना के रखते हैं, ठीक है। और ये नाइट्रोजन फिक्सिएशन करते हैं। नाइट्रोजन फिक्सिएशन क्या होता है, जो आपके वातावरण में नाइट्रोजन है जिनको आसानी से प्लांट्स नहीं ले पा रहे हैं, वो उनको विघटन करके किस में तोड़ देते हैं, NH3 अमोनिया में तोड़ देते हैं। तो ये किस चीज में मदद करते हैं, ये मदद करते हैं किस चीज में, भूमि की उर्वरक क्षमता बढ़ाने में, ठीक है। जैसे राइजोबियम, साइनोबैक्टीरियम या कुछ कवक। अब देखो राइजोबियम क्या करता है, यह एक सहजीवी है जो कि लेगुमिनेसी कुल के, लेगुमिनेसी कौन सी फैमिली है बताना जल्दी मुझे, ठीक है। लेगुमिनेसी में क्या क्या आता है, आपकी पल्सेस दाल वाली जो फैमिली है, ठीक है, जो कि लेगुमिनेसी कुल के पौधों के जड़ों में उपस्थित होता है। कहाँ पे उपस्थित होता है, जो लेगुमिनेसी कुल के पौधे हैं उनकी जड़ों में उपस्थित होता है, और वायुमंडल नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करके कार्बनिक अणु में बदल देते हैं, और जिससे पोषक के रूप में पादप क्या कर लेते हैं, उपयोग में ले लेते हैं, ठीक है, समझ गए। तो इस तरीके से क्या कर देते हैं, पौधों को हेल्प कर देते हैं। इसके बाद देखो दूसरा भाई माइकोराइजा। माइकोराइजा यह एक सहजीवी कवक है। सहजीवी मतलब क्या होता है, जिसमें दोनों का फायदा हो। ये एक ऐसा एसोसिएशन है जिसमें दोनों का फायदा हो। तो इसमें होता क्या है, जो ढलान वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जैसे जिम्नोस्पर्म, जैसे आपने पढ़ा होगा ना, जब मैंने आपको पादप समूह पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था क्या क्या होता है, ब्रायोफाइटा, टेडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। सबसे एडवांस ग्रुप कौन सा था, एंजियोस्पर्म। हाँ, तो यहाँ पे हम किसकी बात करें, जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म क्या है, जिसमें नेकेड, आप याद करो मैंने उसमें बताया था आपको, नेकेड क्या पाए जा रहे थे, जल्दी बताओ क्या पाए जा रहे थे, नेकेड, ठीक है। तो जिम्नोस्पर्म पौधों की जड़ों में सहजीवी के रूप में उपस्थित होते हैं। क्या होता है कि जो जिम्नोस्पर्म पौधे की जड़ है उसमें कवक, यानी कवक और प्लस जिम्नोस्पर्म, इनका क्या है, एसोसिएशन है, संबंध है, सहजीवी है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, जो कवक होते हैं ये जिम्नोस्पर्म की जड़ों में सहजीवी के रूप में उपस्थित होते हैं, और ये दो तरह के होते हैं, एक होता है एक्टोमाइकोराइजा और एक होता है एंडोमाइकोराइजा। एक्टो मतलब जो बाहर हो, एंडो मतलब जो अंदर हो। तो देखो एक्टोमाइकोराइजा में क्या होता है, ये अधिचर्म के बाहर मूल के चारों ओर उपस्थित होते हैं पर अंदर प्रवेश नहीं करते, और अंतःमाइकोराइजा में क्या होता है, ये अंदर वलकुट तक चले जाते हैं और क्या होता है, पौधों के अंदर रहते हैं, ठीक है। तो माइकोराइजा क्या हो गया, दो तरह का, एक एक्टोमाइकोराइजा और एंडोमाइकोराइजा। माइकोराइजा क्या होता है, कवक और जिम्नोस्पर्म का क्या होता है, जिम्नोस्पर्म की जो जड़ें होती हैं उनका क्या होता है, एक सहजीवी एसोसिएशन होता है, ठीक है। उसके बाद देखो साइनोबैक्टीरिया या नील हरित शैवाल, इसके बारे में भी आप पहले पढ़ चुके हो। इसका एग्जाम्पल क्या है, एनाबिना, नोस्टॉक, ये सब ना आदि साइनोबैक्टीरिया मुक्त नाइट्रोजन को नाइट्रेट में परिवर्तित करके मृदा की उर्वरकता को बढ़ाने का काम करते हैं। इसलिए धान के खेतों में साइनोबैक्टीरिया का उपयोग किया जाता है। तो ये सब नेचुरल तरीके हैं बेटा, जिससे क्या होता है, हेल्प होता है, ठीक है। बस आज इस चैप्टर में इतना ही। उम्मीद है आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा, सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे, जितनी भी बातें मैंने की होगी आपको अच्छे से समझ में आई होगी, आपको इस क्लास में मजा आया होगा। तो अच्छे से पढ़िए और मुझे प्लीज बताया करिए कि आपको
ये चैप्टर कैसा लगा आपको, जो मैंने पढ़ाया वो आपको समझ में आया कि नहीं आया, आपको कहीं कोई दिक्कत है, ठीक है, या आप और क्या क्या चीज़ें चाहते हैं, और क्या चीज़ें मैं आपसे किन मतलब कौन से टॉपिक्स हैं जिनको मैं डिस्कस करूँ या किन क्वेश्चंस को मैं डिस्कस करूँ, तो आप मुझे बताइएगा। और तब तक अच्छे से पढ़िए, अपना ध्यान रखिए, फिर मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।